हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल उदय 2026 बैच के माय डियर जंग बहादुरों, कैसे हो सबके सब। स्वागत स्वागत स्वागत, आप सभी का स्वागत उदय 2026 बैच की एक और फिजिक्स की क्लास के अंदर। फ्रिक्शन का टॉपिक चल रहा था, आज है लेक्चर नंबर 2। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन, और आज लेक्चर नंबर 2 है। यस यस, रिपोर्टिंग हो गई है, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी की रिपोर्टिंग हो जाए भाई तुरंत तुरंत प्रभाव से, क्या बात है क्या बात है। हाँ, आज आज तुमने बीकेटी सर का कर दिया ना भाई, कर दिया। उन्हें शर्म से पानी पानी। मुझे फोन आया था उनका, कह रहे मैं पानी पानी हो गई नहीं, हो गई नहीं, हो गया है ना, कर दिया ना। बीकेटी सर का काम हो गया ना भाई, देख ली उन्होंने बयान। इसलिए नहीं करता मैं वीडियो कॉल। देखो कोई बैठा होगा नाक में उंगली कर रहा होगा, सर जी मैं तो नाक में उंगली, कान में कोई कर रहा होगा है ना, कोई सिर खुजा रहा होगा ऐसे, ठीक है, कोई बनियान में, ठीक है, कोई आई कैन नॉट टॉलरेट, आई कैन नॉट टॉलरेट, सॉरी सॉरी। इसलिए मैं वीडियो कॉल नहीं करता बेटा, ठीक है ना, क्योंकि हो गया वो जो होना था, हो गया वो जो होना था। मुझे बता दिया उन्होंने कि भाई इस बैच से बच के रहो, ये उदय वालों से बच के रहना जी, ये बनियान में ही बैठे होते हैं। हो गया काम आज। शर्म से पानी पानी हो गए, वो बता रहे थे अभी कि इतनी लज्जा आई, आंख छुपा के ऐसे निकलना पड़ रहा है उनको। क्या करते हो तुम यार। बोला भी है, मैं कहता भी हूं इस बात को कि भाई प्लीज सभ्य कपड़े पहन करके बैठा करो, पढ़ा करो। ठीक है, अपने घर के कंफर्ट में तुम होते हो, कच्चे बनियान में पढ़ रहे होते हो बैठ के, इट्स फाइन। बट जब आपसे वीडियो कॉल करी जाए तब तो कपड़ा पहन लो भाई। अबे तौलिया ही ओढ़ लो भाई, कुछ ओढ़ लो, चद्दर ओढ़ लो। क्या भाई, क्या भाई, कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। जंग बहादुर हमेशा जंग के लिए तैयार। और ये पता नहीं कौन सी बनियानों में जंग लड़ रहे हैं भाई, ये कौन सी बनियानों के अंदर, गंजियों के अंदर ये जंग लड़ रहे हैं, कौन सी लट्ठे मारेंगे ये। आई डोंट नो, आई डोंट नो। हाँ हाँ, गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी नहीं है, चर्बी भी चढ़ रही है। वो गर्मी इसलिए क्योंकि चर्बी भी चढ़ रही है तुमको, गर्मी इसीलिए। समझ रहा हूं, बहुत गर्मी है। कह रहे गर्मी है। चलो आओ फ्रिक्शन को कंटिन्यू करते हैं और आज समाप्त करते हैं फ्रिक्शन को, ठीक है ना। फिर एक लेक्चर आपको मैं रिकॉर्डेड दूंगा, एक्स्ट्रा डलवाऊंगा उसको मैं, क्योंकि आपके पीछे कुछ लेक्चर एक आधे दो कैंसिल हुए थे, तो मैं सोच रहा हूं कि रिकॉर्डेड डलवा दूं। तो एक टॉपिक सर्कुलर डायनामिक्स का जो होगा वो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, ठीक है। फिर जब हम लाइव आएंगे, लाइव मिलेंगे आपसे आकर के, तब हम इसका प्रैक्टिस सेशन लेंगे और फिर वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर के ऊपर चलेंगे। इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस सेशन जरूरी होता ही है भाई, जितने मर्जी सवाल मैं क्लास में करवा लूं वो कम ही है ना। तो फिर एक प्रैक्टिस सेशन लाना ही पड़ता है। और वो भी सवाल जब हो जाते हैं तो काफी सारे सवाल बच्चे के पास इकट्ठे हो जाते हैं, कम से कम 30-40 प्रश्न जो है वो एक चैप्टर पर इकट्ठे हो जाते हैं। और 11th लेवल पर इतना करना ठीक है। बाकी देखो, जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो 100 सवाल तो लगाते ही है, हर चैप्टर के 100 सवाल तो लगाते ही है। तो हम तो चलो ठीक है, हम जेई की तैयारी, नीट की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन हाँ उस लेवल पर जाकर के कम से कम 40-50 सवाल तो कर ही सकते हैं। जब वो बच्चा नीट वाला, जेई वाला 100 सवाल कर रहा है, तो तुम 40-50 तो कर ही सकते हो यार, ठीक है ना। सही बात है ना, एकदम वाजिब बात बोली ना मैंने। तो इसलिए इतने सवाल तो आपके पास हो जाएंगे अंदर के, डीपीपी के। फिर मैं असाइनमेंट भी डलवाता हूं एक, है ना। और फिर लास्ट में एक प्रैक्टिस सेशन लेके आता हूं, उसी में कम से कम 25 एक क्वेश्चन तो उसी में ही होते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास अच्छा खासा भंडार हो जाएगा प्रश्नों का, ठीक है। तो टेंशन ना ले आप, अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक होगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए फ्रिक्शन को कंटिन्यू करते हैं। फ्रिक्शन को कंटिन्यू ऐसे करेंगे कि मैं कल वाला जो मैंने आपको चीजें टॉपिक पढ़ाई थी वो रिवाइज भी हो जाए। तो एक सवाल के माध्यम से रिवाइज करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था और वो आगे कैसे कंटिन्यू होता है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल मैं आपको सबसे पहले करवाता हूं, ठीक है, उसी लेवल का, ठीक है, उसी लेवल का सवाल। कहां गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया बे। हाँ, ये वाला कर लिया था, ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं, ठीक है। देखो सवाल देखो एक बार जरा, प्रश्न देखिएगा भाई। कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, ठीक, ये रहा 5 kg वाला ब्लॉक। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 5 kg वाला ब्लॉक है, इस प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस है। तो इसका म्यू आपको दिया हुआ है। कौन सा म्यू दिया हुआ है भाई, म्यू एस भी दिया हुआ है और म्यू के भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं। मतलब इसको चलवाएंगे भी, है ना, इसको चलवा। और देखो म्यू एस म्यू के से बड़ा है, कल बोला था ना म्यू एस म्यू के से बड़ा ही होगा। तो म्यू एस कितना है भाई, 0.5 है और ये क्या है, 0.4 है। बढ़िया,
कोई टेंशन नहीं, दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। देखो भाई रखा हुआ है, अभी अभी चलाया खींचा वीचा कुछ नहीं है, अभी इसको रखा हुआ है बस, ठीक है ना। और बाकी ये फोर्स कितनी है कितनी नहीं है वो बाद में देखेंगे, है ना। कितनी फोर्स इस पर लगा रहे हैं, कितनी लगानी चाहिए, वो सब बात की बात है। अभी आप सिर्फ इतना बताओ, सिर्फ इतना बताओ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी होगी। किसी एक बॉडी को कुछ मास के साथ अगर रखा हुआ है कहीं पे, तो आप उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन तो निकाल ही सकते हो। उसके लिए आपको बाहर से फोर्स लगवाने की और वो फोर्स बताने की तो जरूरत नहीं है ना। क्या बात सही है? तो क्या आप फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक तो बता, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो बता ही सकते हो? हाँ बता सकते हैं, आओ फिर बताते हैं। एफएल बताते हैं, एफएल एफएल होता है म्यूएस एन, हाँ या ना, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है म्यूएस मल्टीप्लाई बाय एन, बढ़िया जी। तो ये हो जाएगा म्यूएस, और एन की जगह पर क्या रखेंगे, एमजी रखेंगे, क्योंकि ऊपर लग रहा एन और नीचे एमजी लग रहा, तो दोनों बराबर ही होने चाहिए आइडियली। तो एन की जगह एमजी रख दो, सब चीजें पुट कर दो बेटा इसके अंदर। क्या क्या पुट करोगे सर? म्यूएस कितना है? म्यूएस है 0.5, मास है 5, जी है 10, 5 पंजे 25, 25 न्यूटन की फोर्स लग रही है। यह है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 25 न्यूटन से ज्यादा की फोर्स ही इसको हिला सकती है। यही मतलब हुआ ना इस बात का। लिमिटिंग फ्रिक्शन जब आपके पास आ गई है तो इसका मीनिंग क्या है? कम से कम इससे ज्यादा फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी मालिक इसको हिलाने के लिए, नहीं तो ये नहीं हिलेगा, नहीं तो ये नहीं हिलेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगी अगर मैं 15 न्यूटन की फोर्स लगाऊं तो? चैट ऑन कर रहा हूं, मुझे जवाब आप लोगों से चाहिए, मुझे जवाब आप लोगों से चाहिए। मैंने इस पर 15 न्यूटन की फोर्स से इसको खींचा, ठीक, तो कितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए आपको बताना है। कितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए आपको बताना है। धैर्य, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। 15 न्यूटन से तो खींचेगा ही नहीं, 15 न्यूटन से तो खींचेगा ही नहीं, है ना, है ना। इनसफिशियंट फोर्स है ये, है ना, इनसफिशियंट फोर्स है ये, खींच नहीं पाएगी यार, समझो। हमें खींचने के लिए कम से कम 25 चाहिए। एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये खींच नहीं पाएगी। आप ट्रक पे धक्का मारो, आप ट्रक पे धक्का लगाओ अगर 15 न्यूटन का, क्या ट्रक हिला लोगे? नहीं, आपको इससे तो ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। यही तो कॉन्सेप्ट कहता है कि लिमिटिंग को तो क्रॉस कर कम से कम। चल केस 2 लेते हैं अब, आओ अब केस 2 की बात करते हैं। मान लो केस 2 के अंदर मैंने क्या किया, मैंने फोर्स लगाई 25 न्यूटन की, ठीक है। अब बताइए कितनी एक्सेलरेशन होगी इस केस में, बताओ कितनी एक्सेलरेशन होगी। मैंने 25 न्यूटन की फोर्स लगा दी है भाई, इसको 25 ही चाहिए थी, मैंने इसको 25 ही दे दी है। इसको 25 ही चाहिए थी, मैंने इसको 25 ही दे दी है। अब कितनी होगी एक्सेलरेशन? अब कितनी होगी एक्सेलरेशन? अभी भी 0 होगी, अभी भी 0। सोच लो, सोच लो भाई, कहीं गलत ना बोल रहे हो कहीं। एक बार सोच के बोलो, एक बार सोच लो। हाँ शाबाश, शाबाश, ये भी इनसफिशिएंट ही है भाई, ऑन द वर्ज टू मूव होगा ये। हाँ ऑन द वर्ज टू मूव, लेकिन मूव नहीं करेगा। ऑन द वर्ज टू मूव है, बस करने ही वाला है, बस करने ही वाला है। एक्सेलरेशन 0 है। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। और केस 3 से आपको पूरी बात क्लियर कर देता हूं अब, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई मैंने फोर्स अब 30 न्यूटन की लगा दी है। चल चल 30 न्यूटन की फोर्स लगा दी है बेटा। अब बता, अब बता एक्सेलरेशन कितनी आएगी, अब बता एक्सेलरेशन कितनी आएगी। देखो किस किस का ये सही है, देखो किस किस का ये चीज सही है। चलो सीखो, सीखो। गलत आंसर दे रहे हो, गलत आंसर दे रहे हो, कोई बात नहीं, सीखो। आज हमने, वैसे कल तक हमने ये बातें तो कर ही ली थी, आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। नई चीज है तो सीखो एक बार सिरे से इस चीज को। देख पहली बात तो भाई तुझे इतना पता चल गया कि 30 न्यूटन लगाते ही ये हिल जाएगा, है ना। और जब ये हिल जाएगा बेटा तो एफएल तो चली गई छुट्टी पे। एफएल तो गई छुट्टी पे, अब आएगी सीन में एफ के, हाँ या ना बोल, क्योंकि ये चल पड़ा है।
हमें सिर्फ लिमिट पता करनी थी, लिमिट पता चल गई 25, हमने उससे ज्यादा लगा दी, हमने 30 लगा दी। सही बात है कि नहीं? हमने 30 लगा दी और ये चल पड़ा, और चलते ही ये बोलेगी ओके साहब, बाय बाय साहब, मैं चलती है साहब, बाय 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 बाय। ये गई छुट्टी पे, ये गई हॉलीडे वेकेशन मनाने। अब एफ के आएगी सीन में, हाँ या ना बोल? और एफ के बनेगी म्यूके एन, हाँ या ना बोलो? ठीक है, भूल गए थे ना इसको? जंग बहादुर, मार खाएगा जंग में तू। म्यूके कितना है? 0.4, एन कितना है? 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 है ना, ये मल्टीप्लाई होगा 4 5 से कितना आ गया बेटा? 20 न्यूटन आ गया। तो लगातार ये फ्रिक्शन लगती रहेगी 20 न्यूटन की। जब ये ऑब्जेक्ट चलना चालू करेगा, लगातार पीछे की तरफ, हाँ या ना बोलो? लगातार पीछे की तरफ एफ के लगती रहेगी, एफ के। और मुझे बताओ अब नेट फोर्स कितनी होगी? हाँ, तब आएगी एक्सेलरेशन। न्यूनाती नूनावे, ऐसे नहीं आएगी। 30 आगे लगाओगे, 20 पीछे लगेगी। नेट फोर्स 10 डिवाइड बाय 5, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर। आप 5 या 6 दे रहे थे, कोई 1 दे रहा था, कोई 1.5, कुछ भी बोले जा रहे थे। ऐसा नहीं होता भाई, एफ के को नहीं भूलना, ठीक है? जब एक बार चलनी चालू हो गई तो इसकी छुट्टी, तो इसकी छुट्टी। तो आप एफ के निकालोगे। एफ के कितना है सर? एफ के है 20, और हम खींच कितने से रहे हैं सर? 30। क्या बात है। अब बताओ नेट फोर्स कितनी? बताइए एफ नेट कितना? सर एफ नेट इज बड़ी माइनस छोटी, विच इज 10। और ए नेट कैसे आएगा? एफ नेट डिवाइड बाय टोटल मास, है ना? एफ नेट कितना है? 10, और मास कितना है बेटा? 5 है ना? 5 है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई साहब, ये आंसर है आपका। दोबारा ट्राई करना आपने इसको, ठीक है? ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद आप दोबारा ट्राई करेंगे इसको सब केसेस के साथ। केस 1, केस 2, केस 3, तीनों केसेस के साथ दोबारा ट्राई करना है आपने इसको, ठीक है? आलस नहीं करना। जंग बहादुर के जीवन में आलस नाम की कोई चीज नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक्स को। फ्रिक्शन फर्दर कंटिन्यू हो रहा है। एक टॉपिक ऐसा आता है, वैसे इसको आप खुद से भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देता हूं। देखो यार, एक बॉडी है, ठीक है? एक बॉडी है, वो चलती आ रही है। खुल जाए यार, वो चलती आ रही है, ठीक है? वो चलती आ रही है, राइट? अब आपको पता है जब कोई चीज चलती है तो नीचे ग्राउंड है। हाँ सही बात है सर, नीचे ग्राउंड है, और ग्राउंड है तो रगड़ खाएगी, हाँ या ना बोल? है ना? ग्राउंड है तो क्या खाएगी? उसके साथ रगड़ खाएगी, और रगड़ खाएगी तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन आएगी ही आएगी। एफ के नाम की एक बीमारी पीछे की तरफ लगती रहेगी लगातार, है ना? और आपको पता है बॉडी स्लो हो जाती है। आपने एक बॉल को रोल किया ग्राउंड पे, क्या सदा के लिए ग्राउंड पे रोल होती रहेगी क्या? वो नहीं ना, आगे जाके थोड़ी देर बाद रुक जाती है ना, रुक जाती है सर। सही बात है। अच्छा, पहले मान लो किसी यू से चल रही थी, पहले मान लो किसी यू से चल रही थी, लगातार एफ के एफ के एफ के एफ के लगता रहा, और ये स्लो 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 होती होती एक दिन रुक गई। ओ माय गॉड, हाँ सर यही हुआ, ये एक दिन रुक गई। वी हो गया 0, है ना? आपको याद होगा कि एक डिस्टेंस निकाला जाता है जिसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। काइनेमेटिक्स जो पढ़ के आए हैं वो समझ जाएंगे मेरी बात को। काइनेमेटिक्स जो बच्चे पढ़ के आए वो समझ जाएंगे, जिनका बैकलॉग है वो फंसेंगे। फिर एनएलएम देखने नहीं आना बेटा, काइनेमेटिक्स पूरा देखने के बाद ही डायनामिक शुरू करना है आपने, बीच में कूद के नहीं आने का। कूदा जाएगा ही नहीं, ठीक है? ग्रेविटेशन तक नहीं कूदा जाएगा, मैं आपको बता दूं। ये पूरा पीछे से देख के ही आना पड़ता है, सारे लेक्चर आपको पीछे से चाट के आने पड़ेंगे, तभी ग्रेविटेशन तक बात समझ में आती है। बुक 1 पूरी ऐसी ही रची गई है। इवन बताऊं आपको, 12th की बुक 1 भी ऐसी रची गई है। 12वीं की बुक 1 भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे ही पढ़ के आना है आपको जैसे 11वीं पढ़ के आ रहे हो। बुक 2 में चल जाता है, बुक 2 में ऊपर नीचे चल जाती हैं चीजें, बुक 1 के साथ खेल नहीं हो सकता, ठीक है? ये क्या था बेटा, याद दिलवाता हूं, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते थे इसको। आया याद? स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो। याद है क्या था? u स्क्वायर बाय 2a, सीधा फॉर्मूला दिया था मैंने, वो याद है? किंगडम चुड़ैल खड़ी थी, ड्राइवर आ रहा था गाड़ी चलाता, उसने ब्रेक मारे ताकि चुड़ैल से टक्कर ना हो जाए, है ना? और बाई चांस टक्कर नहीं हुई थी, बच गए, नहीं तो वो ड्राइवर भी किंगडम चुड़ैलिया का पार्ट बन जाता बेटा, है ना? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या था? u स्क्वायर बाय 2a। बढ़िया, u स्क्वायर बाय 2a। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, ये जो एक्सेलरेशन a है, यहां पे कौन सी एक्सेलरेशन है?
जो स्टॉप करवा रही है। देखो आगे की तरफ तो कोई फोर्स है नहीं, ऐसा सच बता ही नहीं रखा कि आगे की तरफ कोई फोर्स है, ब्रेक लगाए हैं बस। भाई आगे की तरफ कोई फोर्स थोड़ी ना बता रखी है। आगे की तरफ कोई फोर्स होती तो ये आगे बढ़ती रहती। तो आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, एक ही फोर्स है बस, कौन सी? ये वाली फ्रिक्शन, जो कहां लग रही है? पीछे लग रही है। यस और नो बोलो, अरे यस और नो बोलो ना यार, एक ही तो लग रही है पीछे, हाँ फ्रिक्शन ही लग रही है बस। और वही क्या कर रही है? एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन जनरेट कर रही है। देखो क्या लिखा हुआ, रिटार्डेशन व्हाइल मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। बात समझ रहे हो ना? इसी ने ही, इस रिटार्डिंग फोर्स ने ही ये रिटार्डेशन को पैदा कर रखा है। तो मैं लिख सकता हूं इसको, एफ के को म्यू एन, है ना, म्यू के एन लिख सकता हूं, या म्यू एन लिख दो, एक ही बात है। समझते ही हो आप तो कौन से म्यू की बात हो रही है। जब चल रहा है तो ये म्यू के ही है, जब चल रहा है तो ये म्यू के ही है, सही बात है ना? अच्छा, क्या फोर्स एम ए के बराबर हो सकती है? यस हो सकती है। तो यहां से मैं इसको एम ए के इक्वल कर लूं, कर लो सर, एम चला गया नीचे, ये आ गया म्यू एन बाय एम इज इक्वल टू ए। बेटा एन तो खुद ही एम जी था। हां सर सही कह रहे हो, एन तो खुद ही एम जी था, एम से एम कट गया, ये आ गया बेटा म्यू जी, एक्सेलरेशन आ गया बेटा म्यू जी। तो आप यहां पे एक ही जगह क्या लिख सकते हो बेटा? यू स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, यू स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस, दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। समझ गए ना? जब भी कभी ये वाला केस बनेगा, रिटार्डिंग, कोई और फोर्स नहीं लग रही है, केवल रिटार्डेशन हो रही है, वो भी फ्रिक्शन के द्वारा, आप सीधा फॉर्मूला ये पुट कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। हजम करो, हजम करो क्या किया गया है ये, जल्दी जल्दी, शाबाश, फटाफट, जल्दी जल्दी, शाबाश, फटाफट हजम करो इसको। ठीक है, बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? ठीक है ना? ये देख फ्रिक्शन था और वही इकलौती फोर्स थी इसके ऊपर, और तो कोई फोर्स थी नहीं, तो वही एमए के बराबर हो जाएगी। नेट फोर्स ही यही है, क्योंकि एमए के बराबर हो जाएगी। तो म्यू एन एमए के बराबर, एन की जगह एम जी पुट किया, एम से एम कट गया, म्यू जी ही ए के बराबर हो गया, ए को रिप्लेस कर दिया म्यू जी ने। ठीक है, बात को समझिएगा। ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, ये क्वेश्चन ट्राई करो। कह रहा है एक बॉडी मूव कर रही है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर विद अ वेलोसिटी 20, comes at rest after traveling a distance of 50 मीटर, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एफ के। फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट निकालना है, यानी कि म्यू के कैलकुलेट करना है आपको, सीधी बात बोलो तो, और टाइम कैलकुलेट करना है जब बॉडी रेस्ट पर आ गई। कितनी देर में बॉडी रेस्ट पे आ गई, एक बार ट्राई करना है इसको खुद से, इसे खुद से एक बार ट्राई तो करो, इसे एक बार खुद से ट्राई तो करो। देखो भाई, आपको पता है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो होता है यू स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। अभी देखा ना, अभी देखा ना, जो जो दिया पुट कर दे, जो नहीं दिया वो निकल जाएगा। एस कितना दिया हुआ है? स्टॉपिंग डिस्टेंस 50 है भाई, 50 मीटर चल के रुक गई है। यू कितना था? 20 था, तो 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, 2 इंटू म्यू निकालना है, और जी क्या होता है? 10। सही, म्यू इज इक्वल टू 2/5 आंसर है ये। आ गया, आ गया, 2/5, म्यू चला गया ऊपर, 5 चला गया नीचे, 2/5 आंसर है। टाइम निकालना है कि कब बॉडी रेस्ट में आई, कब बॉडी रेस्ट में आई, ये टाइम निकालना है आपको। कैसे निकलेगा? स्टॉपिंग टाइम क्या होता है भाई? स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग टाइम भाई सीधा सीधा लिख सकते हो यार, सीधा सीधा लिख सकते हो, टी इज इक्वल टू U बाय ए, V इज इक्वल टू यूटी। सही आया है बेटा, देख 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 देख, कोई नहीं, घबरा मत, घबरा मत, यहां देख, V इज इक्वल टू बस एटी, V 0 हो गया है, तो U प्लस ए टी, और आप जानते हो ये जो A है ये माइनस वाला है, क्योंकि रिटार्ड हो ही रहा है वैसे भी, है ना, तो U इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हो, और T क्या आ जाएगा? U बाय ए आ जाएगा, है ना, T क्या आ जाएगा? U बाय ए आ जाएगा। A क्या था? A क्या है हमारा? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है म्यू जी, तो T निकल के आ गया U डिवाइड बाय म्यू जी। हाथों हाथ डिराइव कर लो, क्या दिक्कत है? हाथों हाथ डिराइव नहीं हो सकती क्या चीजें? देखो हाथों हाथ डेरिवेशन दे दी मैंने आपको इसकी, ठीक है कि नहीं? U कितना है? 20 है बेटा, 20 ऊपर रखो। म्यू कितना निकाला?
2/5 निकाला, वो यहां रख दो, और जी कितना है 10 है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कटा 10 पर, और ये फिर कटा 5 पर, 5 सेकेंड्स इज द आंसर। खत्म। हजम करो जल्दी जल्दी फटाफट। चलो, आसान बातें थी, रीट्राई करना, लेकिन एक अच्छा सवाल है ये, एक अच्छा सवाल है, मेहनत करवाने वाला सवाल है ये। आइए एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। ये नए टॉपिक का नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। इसका क्या काम आता है, ये कितना काम आता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है सर, वो सब बाद में देखेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है। सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको रखा हुआ है किसी सरफेस पर, तो सरफेस इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा, आप जानते ही हो, है ना। तो सरफेस ने इसके ऊपर क्या लगाई बेटा, फ्रिक्शन लगाई। फ्रिक्शन लगवा दें, फ्रिक्शन लगवा दें, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगी ना, ऐसे ऐसे फ्रिक्शन लगेगी, सही है, बढ़िया। तो ये फ्रिक्शन आ गई है। दूसरी चीज इस पर लगती है नॉर्मल, हां सर सही बात है, ऊपर की तरफ लगती है नॉर्मल। अभी डेफिनेशन मत पढ़ना, अभी सिर्फ सीखो। यहां जो मैं बना रहा हूं उसको एक बार देख के सीखो, आपको अपने आप समझ में आएगा, डेफिनेशन खुद ही क्लियर हो जाएगी। देखते जाना, देखते जाना। ऊपर की तरफ लगता है बेटा नॉर्मल, हां सर ऊपर की तरफ लगता है नॉर्मल, सही बात है, ऊपर की तरफ लगता है नॉर्मल, है ना। अब आप एक काम करो, आप इस नॉर्मल और फ्रिक्शन का एक रिजल्टेंट निकाल लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, यह मत पूछो क्यों कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो कहता है मैं वो बता रहा हूं आपको। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों है बाद में जानेंगे ये सब बातें, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो क्या है। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि नॉर्मल ऊपर है, ओके, फ्रिक्शन पीछे है, ओके। क्या वेक्टर हिलाए जा सकते हैं, बिल्कुल वेक्टर हिलाए जा सकते हैं, तो मैं इसको हिला के यहां ले आता हूं, कोई टेंशन नहीं, कर सकते हैं ना भाई ये काम, है ना भाई। वेक्टर तो हिलाए जा सकते हैं, आपको ये बात पता है। ये वेक्टर है, फ्रिक्शन फोर्स है, हिला लिया, और ऊपर नॉर्मल है, वो तो वहीं का वहीं है, ठीक है, बढ़िया। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट निकलता है पूछ से पूछ मिला के, मैंने पूछ से पूछ मिला दी, बढ़िया। इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आएगा, देखियो, इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे आएगा ना। इसे बोलते हैं आर। व्हाट इज आर, रिजल्टेंट ऑफ एनएनएफ, resultant of normal force and friction force is the resultant R, ठीक है। इसको बोलते हैं resultant contact force। असल में पता क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, चलो बता ही देता हूं यार, बता ही देता हूं। असल में क्या है कि ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट का जो नेट निकल के आ रहा है ना, ये नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है, ऐसा समझो। अब कुछ समझ में आया, नॉर्मल भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, और फ्रिक्शन तो डिपेंड भी नॉर्मल पे करते हैं, भी आपको पता है ना। तो असल में दोनों ही कांटेक्ट फोर्स हैं, और दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है, ठीक। अब रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का, नेट कांटेक्ट फोर्स का एंगल नॉर्मल के साथ जो होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बस इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो अब पढ़ लो, इट इज द एंगल मेड बाय नेट कॉन्टैक्ट फोर्स विद नॉर्मल रिएक्शन। ये वो एंगल है जो नॉर्मल का नेट रिजल्टेंट के साथ बनता है, उन दोनों के, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है ना। तो जब बॉडी वर्ज ऑफ मूविंग पर होगी, यानी चलने वाली होगी, मतलब ये एफ कौन सा हो गया, एफ एल, है ना, ये एफ कौन सा हो गया, एफ एल, एफ एल। तो एफ एल और एन, एफ एल और एन का रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बस नाम रखा हुआ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब कैसे क्या निकलेगा, तो फॉर्मूले भाई वेक्टर वाले लगते हैं। भाई देखो रिजल्टेंट है ना, और दोनों के बीच में 90 डिग्री आपको दिख ही रहा है और दिखता ही रहता है, ठीक है ना भाई। तो इनके बीच में इस तरीके से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो, एन स्क्वायर प्लस एफ एल स्क्वायर। करेक्ट बात है कि नहीं, करेक्ट बात है कि नहीं, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। रिजल्टेंट ऐसे ही निकलेगा ना, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सही है। इसको और ढंग से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि भाई एन जो है वो एम जी है, तो एम जी का स्क्वायर, और एफ एल क्या है, वो म्यू एम जी है, तो म्यू एम जी का स्क्वायर
अंडर द रूट mg स्क्वायर कॉमन ले लो, मतलब वो आप चीजें कर सकते हो इसके अंदर, है ना। ऐसा सच मुझे फॉर्मूला दिखाने बनाने की जरूरत नहीं है, जब जब जैसी बारी आएगी तब वैसा देखा जाएगा, है ना। दूसरी चीज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो ये थीटा है, ये जो थीटा है, जो थीटा बिटवीन एन एंड आर है, ये कैसे आएगा, तो टेन से आता है बेटा, टेन थीटा से निकाल सकते हो आप इसको। टेन थीटा होता है पी बाय बी। आओ ट्राइंगल देखें एक बार जरा, ये ट्राइंगल दिखा, ये ट्राइंगल दिखा, थीटा के सामने ये पी है और ये बी है, और ये कौन है, ये एफ एल ई है, तो एफ एल अपॉन में एन, ठीक है, एफ एल डिवाइड बाय एन, पी बाय बी, पी बाय बी, पी कौन है देख एक बार दोबारा देख, ये एंगल थीटा, इसके सामने वाला पी होगा, ये पी है, और ये कौन है, एफ एल है, तो ये एफ एल डिवाइड बाय बी, बी बेस, देख पी बाय बी, ये बेस है, तो बेस कौन है, एन, ठीक है। तो थीटा यहां से निकल के क्या आ जाएगा बेटा, टेन इनवर्स एफ एल ओवर एन, टेन इनवर्स एफ एल ओवर एन। अब एफ एल को तू क्या लिख सकता है मेरे बच्चे, एफ एल को तू बेटा लिख सकता है म्यू एन, हां सर, अरे नीचे भी एन ही है, अरे वाह सर, तो टेन इनवर्स म्यू इज द थीटा, टेन इनवर्स म्यू इज द थीटा। असल में ये जो बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन नाम की बीमारी है ना, ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन नाम की चिड़िया है ना, ये रफनेस पे डिपेंड करती है ना, ऐसा ही लिखा हुआ है ना, ये रफनेस पे डिपेंड करती है। तो म्यू कितना ज्यादा है, सरफेस कितना रफ है, थीटा उसी के अकॉर्डिंग निकल के आता है। आई होप मैं आपको फील के साथ समझा पाया कि असल में बात क्या है। चलो फॉर्मूला अपनी जगह है, ज्योमेट्री अपनी जगह है ना, ये सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन फील क्या है वो आपको अब समझ में आई होगी कि भाई जो थीटा है वो एन से एन कट गया, म्यू पे डिपेंड कर रहा है, मतलब रफनेस कितनी ज्यादा है उसी के हिसाब से ये थीटा डिफाइन होता है। ठीक बात है, समझ में आई होगी होपफुली आपको, है ना। और आप ये भी समझ सकते हो कि रफनेस जितनी ज्यादा होगी, मान लो जितना ज्यादा उबड़ खाबड़ सरफेस होगा ये, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी, है ना। फील ले ले, थोड़ी फील ले ले, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी, और जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी रिजल्टेंट उतना ज्यादा फ्रिक्शन की तरफ झुका हुआ होगा भाई, और जितना ज्यादा रिजल्टेंट फ्रिक्शन की तरफ झुका हुआ होगा उतना बड़ा एंगल ये बनेगा। क्या ये बात समझ में आती है आपको, क्या ये बात फील के साथ और मैथमेटिक्स के साथ समझ में आती है, क्या मैथ से लग रही है पूरी। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होती है, म्यू जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतनी ज्यादा, हां तो फ्रिक्शन उतनी बड़ी लगी, और जितनी बड़ी फ्रिक्शन है नॉर्मल तो उतना ही रहेगा यार, वो तो mg के बराबर है, वो तो चेंज नहीं हो सकता, वो तो mg के बराबर है ना, तो n तो उतना ही रहा। तो ये जो रिजल्टेंट है ये किस तरफ ज्यादा बेंड कर रहा है, एफएल की तरफ, तो ये एंगल और बड़ा आएगा, ये थीटा और बड़ा आएगा। तो जितना ज्यादा रफनेस उतना ज्यादा थीटा, जितना ज्यादा रफनेस उतना ज्यादा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अगर बात समझ में आई तो। बस ये छोटी सी बात थी इसके बारे में, ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक ये है नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक ये है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हजम कर लो इसको बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें यहां पे है नहीं, ठीक है जी। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो टैन होता है ना, वही म्यू एस के बराबर होगा, मतलब ये म्यू एस है क्योंकि ये ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग है ना, तो ये म्यू एस है, म्यू एस, ये म्यू एस है, म्यू एस, ठीक है ना, तो म्यू एस के बराबर होगा। चले आगे, आओ बड़ा ही मशहूर सवाल है ये, थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल भी। ये एक लॉन रोलर है, लॉन रोलर देखा आपने, है ना, जो घासों को प्लेन करने के काम आता है या कटिंग करने के काम भी आता है, घासों की कटिंग होती है, इसको ऐसे लेकर के अगर आप घास पे दौड़ोगे ना, ग्राउंड में, पार्क्स में, ऐसा देखा होगा आपने, लॉन रोलर होता है, इसको लॉन रोलर बोलते हैं, लॉन रोलर, ठीक है ना, लॉन रोलर। तो लॉन रोलर को लेकर क्या करते हैं, पुश करते हुए जाते हैं, पुश करते हुए जाते हैं और घासें कटती हुई चली जाती हैं, है ना, ऐसे ही होता ना, इस तरीके से इसको पुश करता हुआ, देखो कितना शाना बच्चा लग रहा है, शक्ल से ही शाना लग रहा है, ऐसा ऐसी शक्ल है इसकी, है ना, शाना बच्चा। तो शाना बच्चा क्या कर रहा है, लॉन रोलर को पुश करता हुआ लेकर के जा रहा है, शायद घासें प्लेन कर रहा होगा, है ना, या पता नहीं कीड़े मार रहा है शायद, ये क्या कर रहा है, ठीक है, तो इसको ये लेके दौड़ रहा है ना। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि लॉन रोलर को पुश करना जमीन पर, यह ज्यादा
मुश्किल काम है या पुल करना ज्यादा मुश्किल काम है? मतलब पुशिंग एन ऑब्जेक्ट और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट में से कौन ज्यादा इजियर है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? चीजों को धक्के देना इजी है या चीजों को खींचना इजी है? मैं चैट ऑन करता हूं, आप जवाब दो। चैट ऑन करता हूं, जवाब दीजिए। चीजों को धक्के देना आसान है कि खींचना आसान है? क्या इजी लगता है? क्या इजी लगता है? दोनों आसान लगते हैं? नहीं, दोनों में से एक आसान है। पुल करना इजी कि पुश करना इजी? क्या इजी है? काफी सारे बच्चे पुल बोल रहे हैं, अरे पुश वाले भी आ गए अब तो। कह रहे धक्के मारने ज्यादा आसान है सर, धक्का मारो सीट ले लो, है ना, धक्का मारो लाइन में लग जाओ, है ना, धक्का मारो और सामान छीन लो, है ना। बिल्कुल सही है बेटा, पुशिंग बहुत इजी है। सही बात है, सही बात है ना। मार धाड़ तो चलती रहनी चाहिए जिंदगी भर, है ना। जंग बहादुर नाम है हमारा, पुशिंग तो चलती रहेगी जिंदगी। अरे पुशिंग इजी नहीं है, पुलिंग इजी है। बताता हूं। देख देख क्या लिखा हुआ है, देख सवाल पढ़, एक बार सवाल पढ़। लिखा है वाई पुलिंग अ लॉन रोलर इज इजियर देन पुशिंग। इसका मतलब पुशिंग टफ है भाई, पुश करना टफ है। कैसे टफ है मैं आपको बताता हूं, अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे चीजों को धक्का देना मुश्किल है, धक्का देके किसी को चलाना मुश्किल है और खींच के चलाना इजी है। इजी है, आओ सीखो इस चीज को। यहां देखना, यहां देखना। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, चलो दोनों के साथ साथ लेते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ग्राउंड पे पड़े हैं, सरफेस ले लूं, सरफेस ले लूं, ये लो सरफेस भी ले लिया, वही सेम सरफेस यहां भी है, सब कुछ सेम है एकदम, है ना, एकदम दोनों आइडेंटिकल सिचुएशन है, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने इसे फोर्स लगा के पुश करना चालू किया। ये पुश कर रहा हूं, इधर पुश, यहां पुश करूंगा, यहां पुल करूंगा, ठीक है। आपको अपने आप फर्क दिख जाएगा, है ना। अच्छा यहां पर पुल है तो यहां पुल लिख देता हूं, है ना, नहीं तो तुम पता नहीं नोट्स में उल्टा सीधा ना कर दो यार, ठीक है। यहां पुश, तो पहले पुश समझा देता हूं, ठीक है, पहले पुश समझ लो। अब देख क्या हुआ, ध्यान से समझियो। मैंने इसको पुश किया तो मैंने फोर्स ऐसे लगाई, है ना भाई, लॉन रोलर है तो ऐसे फोर्स लगा के हम उसको पुश कर रहे हैं ताकि थोड़ा आगे बढ़े, ठीक बात है, सही। तो ये फोर्स है एफ, ये फोर्स है एफ, दिख रही है आपको, दिख रही है, ये फोर्स है एफ, एकदम बढ़िया, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो फोर्स एफ है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है, बनाएगी, उसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल का थीटा बनवा दो, इसका बन गया, ठीक। अब इसका एक कंपोनेंट जो होगा बेटा वो ऐसे लगेगा जिसका नाम होगा एफ कॉस थीटा, हाँ है ना, बोलो। अरे जो एफ के थीटा की तरफ टूटेगा उसका नाम क्या होगा, एफ कॉस थीटा। और जो दूसरी तरफ टूटेगा वो क्या होगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा एफ साइन थीटा। क्या बात सही है या नहीं, क्या बात सही है या नहीं? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो एफ का एक कंपोनेंट आगे को एफ कॉस थीटा दे रहा है और नीचे को एफ साइन थीटा दे रहा है, सही बात है, बढ़िया। अच्छा अब ये आगे किस फोर्स से बढ़ेगा, आप जो इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो किस फोर्स से आगे बढ़ाओगे, एफ साइन थीटा आगे बढ़ाएगा क्या इसको, नहीं, कौन आगे बढ़ाएगा, एफ कॉस थीटा आगे बढ़ाएगा। क्या इतना समझते हो, क्या इतना समझते हो कि आगे बढ़ाने वाला कौन, एफ कॉस थीटा। आप इसको पुश कर रहे हो ना तो इस दिशा में जाएगा, ये इस दिशा में मूव करेगा, इस दिशा में एक्सेलरेट करेगा, ये सही बात है कि नहीं, ठीक बात। तो एफ कॉस थीटा क्या करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा। आइए इसका एफबीडी बनाते हैं, आइए इसका एफबीडी बनाएं। हां जी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जी, एक फोर्स ऐसी लग रही है जिसका नाम है एफ कॉस थीटा, करेक्ट, जिसको आगे बढ़ा रही है। एक फोर्स ऐसे लग रही है जिसका नाम है एफ साइन थीटा, जो कि नीचे की तरफ है, ठीक। इसका कुछ मास भी होगा, बिल्कुल होगा सर, और जो मास होगा वो नीचे की तरफ वेट भी लगा रहा होगा, बिल्कुल सही बात है भाई, वेट भी लगा रहा होगा mg, करेक्ट बात, करेक्ट बात। ऊपर की तरफ नॉर्मल भी लग रहा होगा, नहीं लगेगा क्या, लगेगा सर बिल्कुल लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल भी लग रहा है और पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लग रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लगेगा, क्या सही बात है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लगेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी फ्रिक्शन कैलकुलेट करूं तो फ्रिक्शन होती है म्यू एन, है ना, फ्रिक्शन होती है म्यू टाइम्स एन। अच्छा सही, मैं एन को क्या लिख सकता हूं इस केस में, देख एन ऊपर है
और नीचे कौन कौन है सर? नीचे एफ साइन थीटा और एम जी दोनों है, यानी एन जो है वो एफ साइन थीटा और एम जी दोनों से मिलके बना है। हाँ या ना बोल? एन ऊपर है, एफ साइन थीटा भी नीचे, एम जी भी नीचे, दोनों से मिलके बना है एन। ठीक है, अब इस एन को यहां पुट कर देता हूं, तो फ्रिक्शन क्या हो गई? फ्रिक्शन हो गई म्यू टाइम्स एन क्या है? एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ये फ्रिक्शन निकल के आ गई। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं इस वाली फ्रिक्शन से, इस वाले केस से। आइए अब इसको पुल करके देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पे फ्रिक्शन लिख के मैंने छोड़ दिया। भाई फ्रिक्शन ही डिसाइड करेगी ना हमें कितनी मुश्किल होगी या कितना आसान रहेगा। अब जब कह रहे हो कि पुशिंग मुश्किल है, पुशिंग टफ है, तो देखते हैं कैसे टफ है। मैंने फ्रिक्शन निकाल दी, बढ़िया, सही निकाली एकदम, मजा आ रहा है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मान लो मैंने लॉन रोलर खींचा, तो ऐसे खींचूंगा ना, या ऐसे खींचूंगा, जैसे भी खींचूं, मैं खींच रहा हूं उसको, मैं ऐसे खींच रहा हूं उसको, तो फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी। ये मैंने फोर्स लगा दी ऐसे, ठीक, बढ़िया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ थीटा एंगल बनेगा, हाँ सही बात है। अच्छा, थीटा बनेगा तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा बेटा, है ना, ये कंपोनेंट ये बनेगा एफ कॉस थीटा। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही है। ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा एफ साइन थीटा। हां सर, ये बात भी एकदम सही है, यहां एफ साइन थीटा बनेगा। ठीक, बढ़िया। अब मुझे बता, जब मैं इसको पुश करूंगा तो किस तरफ बढ़ेगा? इस तरफ बढ़ेगा। कौन बढ़ा रहा है? कौन है एक्सेलरेटिंग फोर्स? सर एफ कॉस थीटा है एक्सेलरेटिंग फोर्स। मैं कहा बिल्कुल ठीक है बेटा, इस तरफ बढ़ेगा, किसकी वजह से? एफ कॉस थीटा। यहां पर भी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स थी वो एफ कॉस थीटा ही थी, और ये बढ़ जो रहा था वो एफ कॉस थीटा की वजह से ही बढ़ रहा था। एकदम सही। तो सेम सिचुएशन है यहां पर भी, यहां पर भी, दोनों तरफ मैंने एक सही एंगल लिया तो एक सी सिचुएशन दोनों निकल करके आई है। ठीक, तो सही है, ये एफ कॉस थीटा हो गया। ठीक है, आइए इसका एफबीडी बनाए। आओ इसका एफबीडी बनाओ। इस एफबीडी के अनुसार, इस एफबीडी के अनुसार इस पर इस तरफ जो फोर्स लग रही है, जो इसको आगे बढ़ा रही है ना, जिसकी वजह से ये इस तरफ को जा रहा है, वो है एफ कॉस थीटा। वेरी गुड भाई। जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ, वो है एफ साइन थीटा। हाँ या ना बोलो भाई? सही बात है सर। और कौन कौन सी फोर्सेस होंगी बेटा? नीचे की तरफ mg होगा, वेट फोर्स। और नॉर्मल कहां होगा? नॉर्मल कहां होगा? नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा n। और फ्रिक्शन किस तरफ होगी भाई? फ्रिक्शन, क्योंकि इस तरफ को बढ़ना चाह रहा है तो फ्रिक्शन इसको पीछे रोकेगी, फ्रिक्शन इसको पीछे रोकेगी, तो यहां होगी फ्रिक्शन। क्या सही बात है? क्या एफबीडी एकदम सही है? क्या सारी की सारी फोर्सेस एकदम ओके लेवल है कि नहीं है? ओके रिपोर्ट है कि नहीं, बता दो। नीचे mg वेट फोर्स, ऊपर नॉर्मल जो ग्राउंड लगाता है, सरफेस लगाता है, इधर को जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन इधर को आएगी, कोई दिक्कत नहीं, जैसी भी आए। ठीक है, अब फ्रिक्शन में लिखता हूं म्यूएन, है ना, अलग से लिखता हूं इसको। फ्रिक्शन में लिखता हूं म्यूएन। एन निकाल के दिखाओ, इस केस में एन निकाल के दिखाओ। आओ निकालते हैं बेटा। वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करें, अगर जैसे यहां पर भी हमने वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस किया था, यहां भी आओ वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस अगर करें तो यह बनता है, देख क्या, एन में एफ साइन थीटा जोड़ के नीचे वाले के बराबर कर दे। नीचे वाला कौन है? mg। एफ साइन थीटा को वहां भेज दे, एन निकल के आ गया mg माइनस एफ साइन थीटा। एन को उठा के यहां पुट कर दे, फ्रिक्शन निकल के आ गया म्यू टाइम्स एन की जगह mg माइनस एफ साइन थीटा। मैं तेरे से पूछना चाहता हूं कि ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन में से लार्जर क्वांटिटी की फ्रिक्शन कौन सी लग रही है आपको? थोड़ी भी मैथ्स जानते हो तो मुझे जवाब देना। थोड़ी भी मैथ्स जानोगे तो मुझे बताना, एफ साइन थीटा में mg जुड़ रहा है या फिर mg में एफ साइन थीटा जुड़ रहा है और mg में एफ साइन थीटा माइनस हो रहा है। दोनों में से कौन सी फ्रिक्शन, कौन से केस की फ्रिक्शन ज्यादा बड़ी है? बता दो भाई, बस बात खत्म, बात खत्म। पुश वाली ज्यादा है, देख लो, यहां पे कुछ ऐड हो रहा है बेटा,
यहां पे mg में कुछ जुड़ रहा है, यहां से mg में कुछ माइनस हो रहा है, यानी ये वाली फ्रिक्शन जो है वो कम है ना। फ्रिक्शन इन दिस केस, पुल वाला जो केस है वो कम है, और फ्रिक्शन जो पुश वाला केस है वो ज्यादा है, तो पुशिंग टफर है भाई, पुशिंग टफर है और पुलिंग इजियर है, ठीक है ना। तो ये इजी हो गई और ये टफ हो गई। आया कि नहीं आया? आया तो फायर इमोजी लगाओ, आया तो फायर इमोजी लगाओ, ठीक है ना। तो यहां से हमने कंक्लूड कर लिया, आया तो फायर इमोजी लगा दो, आया तो आग लगाओ जल्दी। बढ़िया है, मामला समझ में आया क्या है, ठीक है ना। तो खेल सारा इस एन से था भाई, खेल सारा इस एन का था, है ना। एन यहां पर ऐसा है कि mg में से कुछ माइनस करवा रहा है, और एन यहां पर ऐसा है कि mg में कुछ जुड़ रहा है, तो मतलब ज्यादा है ना यहां पे भाई, यहां ज्यादा पकड़ मजबूत है। और आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो, देखो आप इसे ऐसा भी सोच सकते हो, यार तुमने कोई चीज जमीन पे दबाई है, तुमने कोई चीज जमीन पे दबाई है, दाब के जो चलेगी वो मुश्किल चलेगी, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा आ जाएगी, समझ रहे हो ना। आप जब पुश कर रहे हो ग्राउंड पे तो आप नॉर्मल जबरदस्ती का बढ़ा रहे हो, आप अगर खींचोगे ना तो नॉर्मल कम हो जाएगा, नॉर्मल घटेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज उठ के चलेगी। आपने आपकी फोर्स का एक पार्ट एफ साइन थीटा यहां पे और दबा रहा है ऑब्जेक्ट को पुशिंग में, और यहां पे आपका जो एफ साइन थीटा है वो उठा रहा है, वो ऊपर की तरफ उठा रहा है, तो ये उठ के चलेगा, ये इजी चलेगा, ये इजी मूव करेगा, ये टफ मूव करेगा, सही है ना। लेकिन हां ये बात सही है कि जो इंसान की मस्कुलर बॉडी होती है वो पुश करने में ज्यादा सही महसूस करती है, क्योंकि पुश करते हुए हमारे जो मसल्स है ना वो बैक के यूज होते हैं, हमारे बैक मसल्स यूज होते हैं, ठीक है ना। और पुल करने पर भी यूज होते हैं बैक मसल, लेकिन बैक मसल के छोटे पार्ट्स यूज होते हैं। अब ये एनाटॉमी की बातें हैं, मस्कुलर एनाटॉमी की बातें हैं ये, ठीक है ना, कि जब भी आप किसी चीज को पुल कर रहे होगे तो आपके बाइसेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें दो ही मसल है बस, बाइसेप्स नाम ही तभी है बाइसेप्स। और कोई आप चीज अगर पुश कर रहे होते हो तो आपके ट्राइसेप यूज होते हैं, तीन मसल है इसके अंदर, तो ट्राइसेप हमेशा बाइसेप से बड़ा है, ठीक है ना। तो इसीलिए पुश करना अपने को ज्यादा आसान लगता है, इंसान लोग जो है पुश करके खुश रहते हैं, पुश करो खुश रहो ठीक है ना। तो धक्का दे दे के अपन खुश है, समझ रहे हो ना बात को। हम पास चीज को खींच के खुश नहीं है, हम धक्का दे के ज्यादा खुश हैं, इसलिए हमें लगता नहीं जी पुशिंग इजी है, पुशिंग इजी नहीं है। फिजिक्स के हिसाब से देखें तो पुलिंग ज्यादा इजी है, क्योंकि आप चीज को उठा के चल रहे हो ग्राउंड से, क्योंकि ऊपर की तरफ जो आपका एक कंपोनेंट लगा है फोर्स का वो नॉर्मल को कम दे रहा है, नॉर्मल कम देगा, फ्रिक्शन अपने आप कम हो जाएगी। होपफुली आपको बात समझ में आई हो, ठीक है। आगे चलते हैं, बड़ा ही प्रैक्टिकल सा टॉपिक है, नाम है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, कभी कभी इसको थीटा आर भी लिखा जाता है, नहीं तो सिर्फ थीटा से भी लिख देते हैं इसको। अब आप बोलोगे सर थीटा से तो वो फ्रिक्शन के एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिखा था, हाँ ऐसा चलता है, ऐसा चलता है भाई, यहां पे डिपेंड करता है किसकी बात हो रही है। आइए आपको एंगल ऑफ रिपोज समझाता हूं, कुछ भी यहां पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखी होती है, मैं हमेशा लिख के लाता ही लाता हूं, डेफिनेशनों की कभी कमी नहीं मिलेगी मेरी पीपीटी में आपको, सही है ना भाई। अंग्रेजी में मैं जरूर चीजें लिख करके लाता हूं, लेकिन पहले आपको फील दिलवाता हूं, पहला काम है फील दिलवाना। आइए पहले एंगल ऑफ रिपोज की फील ले, एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, ठीक है। आओ सुनो बेटा, मान लो कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या इसको ब्लॉक ही ले लेते हैं, ये खुद बना देता हूं, चलो फटाफट बन जाएगा, खुद बना देता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये नीचे नहीं आ रहा, होता है ना भाई, नीचे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, पीछे फ्रिक्शन लग रही होगी, पक्की बात है, फ्रिक्शन ने इसको रोके रखा है, फ्रिक्शन ने इसको पकड़े रखा है, और फ्रिक्शन कहां लग रही होगी, पीछे की तरफ, ऐसे इधर को, है ना, इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रही होगी, लिमिटिंग वाली लगेगी, क्योंकि चल तो रहा नहीं है, रेस्ट पर है, चल तो रहा नहीं है ना। तो ये कुछ एंगल यहां पे बन रहा ना, कुछ एंगल यहां पे बन रहा ना, ये थीटा है, ये थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। अब सुनिएगा बात को, मैंने क्या किया, मैंने इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, मैंने कहा अब तो नीचे आएगा बे, अब तो नीचे आएगा तू, तो मैंने क्या किया, देख मैंने क्या किया, मैंने इस बार
इस एंगल को और थोड़ा बढ़ा दिया, और थोड़ा, देख रहे हो कितना बड़ा एंगल हो गया, देख रहे हो कितना बड़ा एंगल हो गया। हां, ये ब्लॉक अब यहां है और मैं क्या देख रहा हूं पता है, ये अभी भी नीचे नहीं आ रहा, ये अभी भी नीचे नहीं आ रहा। पता है क्यों? पहले कुछ फ्रिक्शन मान लो जो थी सो थी, है ना। अब ये फ्रिक्शन जो है बढ़ तो जाएगी ऑब्वियसली, है ना भाई, क्योंकि अब ये नीचे और आना चाहता है, नीचे आने को आतुर है, आगे की तरफ लगेगी ना mg sin थीटा, तो ये नीचे को आने को आतुर तो है, पर आ अभी भी नहीं रहा, क्योंकि फोर्स तो अभी भी फ्रिक्शन की पीछे लगी जा रही है। मैंने कहा क्या करें यार, और इंक्लाइन कर दें? बोले हाँ और इंक्लाइन करके देखो। ठीक है भाई, तो और इंक्लाइन करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने और इंक्लाइन कर दिया इसको। मैं कहा ले बेटा अब तो आएगा, अब तो तेरा खानदान भी आएगा। मैंने ऐसे रख दिया, मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। एंगल देख एक बार जरा, सर एंगल तो भयंकर बड़ा हो गया। हां, कोशिश कर रहा हूं भाई इसको नीचे लाने की, कोशिश कर रहा हूं कि स्लाइड होके नीचे आए, ठीक है ना। तो अब क्या होता है तीसरे केस में, मैं क्या देखता हूं कि यार ये ना ऑन द वर्ज टू मूव है, ऑन द वर्ज टू मूव, मतलब फ्रिक्शन अब स्टैटिक नहीं है। अब तक तो ये स्टैटिक थी, हाँ ना बोलो, अब तक तो ये स्टैटिक थी, लेकिन अब एक ऐसे एंगल पर मैं ले आया हूं, ये रहा वो थीटा, देख ध्यान से, ये रहा वो थीटा। अब मैं एक ऐसे एंगल पे, सुंदर बनाता हूं इस एंगल को, है ना, अब मैं एक ऐसे एंगल पे ले आया हूं भाई, ऐसे थीटा पर ले आया हूं भाई, कि अब इसके ऊपर भाई काम कर रही है लिमिटिंग। ये देख बड़ी सी फोर्स, बड़ी सी फ्रिक्शन लिमिटिंग का काम कर रही है। समझ गए ना? मुझे एक बात बताओ, अगर इसके बाद मैंने आधा डिग्री भी और बढ़ा दिया तो क्या होगा? फील लेके बता, बोल जंग बहादुर, बोल मन में, बोल मन में। मैंने आधा डिग्री भी और बढ़ा दिया तो क्या होगा? सर ये सरक के धर नीचे आएगा, आ जाएगा ना, चालू हो जाएगा ना नीचे आना, सही है ना। लेकिन इस केस तक नीचे आ रहा है क्या? इस केस तक भी नीचे नहीं आ रहा है। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। वो फाइनल एंगल, वो फाइनल एंगल जो आखिरी सांस तक लड़े, इसको नीचे ना आने देने के लिए ऐसी फ्रिक्शन लगाए जो लिमिटिंग बन जाए, को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। आओ अंग्रेजी पढ़ लो, अब आपको फील आ गई होगी, अब अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है पढ़। इट इज द एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है, देख दिस इज हॉरिजॉन्टल, और ये है इंक्लाइंड प्लेन के बीच का एंगल, एट विच द ब्लॉक placed on it just starts slipping on the verge of moving, moving नहीं, on the verge of moving। भैया मूव नहीं कर रहा, करना चाहता है, बस करने ही वाला है। आधा डिग्री बढ़ा दे और आएगा सरकता हुआ नीचे, या नहीं आएगा बता दे। समझ में आया क्या? तो ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग के लिए जो फ्रिक्शन यूज करते हैं वो एफएल करते हैं, तभी मैंने जानबूझ के वहां पे पहले एफएफ लिख रहा था, फिर मैंने एफएल लिखा ताकि आपको फर्क समझा सकूं, ठीक है ना। इसको आप प्रैक्टिकली ऐसा भी देख सकते हो। देखो क्या ये पेन नीचे आ रहा है? नहीं। थोड़ा सा मैंने इंक्लाइन कर दिया, क्या आ रहा है? नहीं। थोड़ा और कर दिया, क्या आ रहा है? नहीं। थोड़ा और कर दिया, क्या आ रहा है? समझ गए ना? ये है, ये है ना। तो आप इसको घर पे भी करके देख सकते हो यार, कॉपी ले लेना, है ना, कॉपी पे रबर रख लो, रबर शार्पनर कुछ भी रख लो, है ना, हल्का 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 एंगल बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, अब आया नीचे, देख रहे हो। तो ये एंगल ऑफ रिपोज था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इंक्लाइंड प्लेन के बीच का एंगल, ये जितना भी बन रहा है 20-25 डिग्री, वो इसका एंगल ऑफ रिपोज था। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, REPOSE। आ गया समझ में? आइए अब इसकी डायनामिक्स को समझ लेते हैं, क्या डायनामिक्स है इसके अंदर, है ना, फिर एंगल ऑफ रिपोज को अपन कैलकुलेट भी कर पाएंगे। देखो भाई, मेरे को बेटा एक सीधी सी बात बताना, क्या ये नीचे आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा, है ना। एंगल ऑफ रिपोज होने पर भी ये नीचे नहीं आता, बस ये नीचे आने को होता है, फर्क समझना, ये नीचे आने को होता है पर ये नीचे नहीं आता, ठीक है ना। ये उस थीटा की बात हो रही है, उस थीटा को थीटा आर कह रहे हैं, ठीक है। चलो डायनामिक्स समझ लो इसके क्या क्या है, मतलब डायनामिक्स का मतलब होता है फोर्सेस, समझ लो क्या क्या है। तो फोर्सेस में पहली फोर्स mg, सरफेस से इसको मिलेगा
सरफेस से इसको मिलेगा नॉर्मल, करेक्ट है ना, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ही नॉर्मल मिलता है मालिक, हां की ना, तो नीचे mg इधर नॉर्मल, बढ़िया। और फ्रिक्शन कहां काम करेगी भाई, फ्रिक्शन कहां काम करेगी भाई, फ्रिक्शन काम करेगी पीछे, फ्रिक्शन काम करेगी यहां पीछे, इधर Fl है ना, Fl। ये तीन मोटी मोटी फोर्सेस हैं जो लग रही हैं, है ना, ये तीन मोटी मोटी मेन फोर्स हैं जो लग रही हैं। बात सही है ना, बिल्कुल सही है सर, ठीक है। आइए अब इसको थोड़ा तोड़फोड़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसका हम लोग बना लेते हैं, अरे यार मैं ये क्यों कर रहा हूं, चलो चलो ठीक है। आपको याद है, अगर बेटा ये एंगल थीटा होता है तो ये भी एंगल थीटा होता है, ये बातें हमने पहले कर रखी हैं और कई बार कर रखी हैं, परपेंडिकुलरों के बीच का एंगल वही वाली बात है। तो ये mg है तो फिर ये क्या होगा, ये क्या होगा बेटा, ये होगा mg cos थीटा, सही बात बोल रहा हूं, ये होगा mg cos थीटा। और ये वाला क्या होगा, जो नीचे लेके आएगा, जो नीचे लेके आएगा वो कौन, वो mg sin थीटा। लेकिन इस बार mg sin थीटा को रोकने के लिए रफ सरफेस बैठा है, पिछली बार नहीं था ना, जब हम पहली बार इसको पढ़ रहे थे तो ये रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस की बात कर रहे थे, तब रफ की बात नहीं कर रहे थे, अब रफ सरफेस आ गया तो फिर फ्रिक्शन तो काम करेगी, सही बात है ना। तो इसको अपोज करने के लिए अब Fl बैठी है, और वो भी बैलेंस्ड रूप में, क्योंकि ये दोनों बराबर हो चलेंगे ना, 100 हो गया। मम्मी की अलमारी हिला रहे थे, 100 लगाया तो वो भी 100 लग गई और आखिरी सांस तक लगी हुई है, ये वाला खेल है, ठीक है। आइए बैलेंस कर लें फोर्सेस को भाई, आइए फोर्सेस को बैलेंस कर लें, है ना। तो वर्टिकल फोर्सेस को पहले बैलेंस कर लेते हैं, वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या है, ये देख, ये देख, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, हां की ना। लिखो n बराबर किसके, n बराबर mg cos थीटा, यस, n बराबर mg cos थीटा फर्स्ट। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम भी बना लो, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस बनाओ, हॉरिजॉन्टल। इधर की तरफ कौन सी फोर्स, mg sin थीटा, उधर की तरफ कौन सी फोर्स, Fl। लिख ले, लिख ले, Fl इज इक्वल टू mg, हां जी क्या, sin थीटा। इक्वेशन नंबर 2, ठीक, दोनों को कर दो डिवाइड, दोनों को कर दो डिवाइड, डिवाइड 2/1। देख क्या कर रहा हूं, 2 पहले लिखो, तो Fl इज इक्वल टू mg sin थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय Fl के नीचे n, क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो LHS डिवाइड बाय LHS, RHS डिवाइड बाय RHS, mg cos थीटा, ठीक है। mg से mg उड़ गया, साइन बाय कॉस होता है बेटा tan थीटा इज इक्वल टू Fl बाय n, ठीक है, tan थीटा बराबर Fl बाय n। और यहां से आप थीटा क्या लिख सकते हो, देखो थीटा लिख सकते हो tan इनवर्स Fl बाय n। ये आपका एंगल ऑफ रिपोज है, इसे आप एंगल ऑफ रिपोज बुला सकते हो भाई, ठीक है। शौक से बुलाओ कोई दिक्कत नहीं है, इसे शौक से आप बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खैर एक चीज मैं आपको आंखें खोल के दिखाना चाहता हूं बेटा, Fl क्या होता है, Fl क्या होता है सर, μn, और डिवाइड में भी n है बेटा, n से n कट गया, μs, यानी कि थीटा r एंगल ऑफ रिपोज होता है tan इनवर्स μs। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, ये कुछ कुछ एंगल ऑफ फ्रिक्शन जैसा नहीं लग रहा है, ये कुछ कुछ एंगल ऑफ फ्रिक्शन जैसा नहीं है क्या। एक बार थोड़ा हजम करना, डायनेमिक्स को हजम करो, एक बार जरा, एक बार जरा डायनेमिक्स को हजम करना। ये एंगल ऑफ रिपोज थोड़ा थोड़ा एंगल ऑफ फ्रिक्शन जैसा नहीं है क्या, है ना, है ना, वो भी ऐसा ही था, वो भी ऐसा ही था ना, वो भी ऐसा ही था ना, वो भी ऐसा ही था कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस आ रहा था, यहां भी यही आ रहा है, देखो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। इसका
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, अगर वो आपको पता है आप डाल करके सीधा थीटा आर निकाल सकते हो, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, ऐसे करके भी इसको याद रख सकते हो। एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है जी, तो समझ लीजिएगा बेटा इस बात को कि एंगल ऑफ रिपोज tan इनवर्स म्यू एस ही है। ठीक है ना। आओ एक सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं, इसको थोड़ा पक्का करते हैं। कह रहा है बॉक्स है लाइंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक डब्बा इंक्लाइंड प्लेन में पड़ा है। कह रहे द बॉक्स स्टार्ट्स स्लाइडिंग व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। बोल रहे स्टार्ट स्लाइडिंग है, ऑन द वर्ज या जस्ट स्टार्ट हो ही गया है, समझ लो। ऑन द वर्ज बोले जस्ट स्टार्ट बोले तो वो उतना ही माना जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज की बात कर रहा है ये, कह रहा है कि वो 60 डिग्री है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी म्यू एस क्या होगा। मतलब उसने थीटा आपको दे दिया 60 डिग्री और म्यू एस आपसे पूछ लिया कितना होगा। क्या करोगे बेटा, ये एंगल ऑफ रिपोज ही तो है, ये एंगल ऑफ रिपोज ही तो है यार। लगाओ ना, लगाओ ना। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस होता है ना। अभी अभी देखा था ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, है ना, यही देखा था ना। tan चला गया इधर तो ये बन गया tan थीटा म्यू एस के बराबर। ठीक है, tan थीटा कितना होगा बेटा, tan 60 डिग्री कितना होगा, tan 60 डिग्री क्या होता है बेटा, √3, तो म्यू एस आ गया √3, √3 होता है 1.732, बस ये म्यू एस आ गया निकल के, खत्म। 1.732 बी ऑप्शन सही है। रीट्राई करना, आसान सवाल है बेटा, रीट्राई करिएगा इसको। ठीक है, करोगे, करोगे, डन है, डन है। तो एंगल ऑफ रिपोज कहां तक था, जब तक ऑब्जेक्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन था, उससे पहले तो चलेगा ही नहीं, और उसके बाद तो फिर धर करके नीचे आएगा। आइए देखते हैं उसके आगे क्या होता है, आइए देखते हैं उसके आगे क्या होता है। डाउनवर्ड मोशन ही हो गया भाई इंक्लाइंड प्लेन से, मतलब एंगल ऑफ रिपोज को आपने पार कर दिया, आधा डिग्री भी ऊपर उठा दिया तो भाई बल्ले बल्ले है। फिर तो स्लाइड होता हुआ ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। आओ इसकी भी डायनामिक्स को स्टडी करते हैं कि भाई ये है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक, ये आपका एंगल रहा थीटा, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो चुका है भैया, तभी नीचे आ रहा होगा ऑब्वियसली, है ना। डाउनवर्ड मोशन ही पड़ रहे हैं, मतलब थीटा बढ़ गया है, रिपोज पार हो चुका है मालिक, रिपोज को पार कर दिया है, अब ये स्लाइड होता नीचे आएगा। करवा दूं स्लाइड, ये देख, ये रहा आपका ब्लॉक, ठीक, रंग भर दे, लो जी रंग भी भर दिया इसमें। ठीक है, तो ये ब्लॉक जो है ये कह रहा है स्लाइड होता हुआ आ ही रहा है नीचे, कोई नहीं रोक सकता इसको, ये नीचे आ ही रहा है। अब एक बात बता, अगर ये नीचे आ ही रहा है यानी अब ये मोशन कर ही रहा है, तो क्या म्यू एस की कोई औकात है क्या, म्यू एस जब ये नीचे चलता आ ही रहा है तो मोशन में आ गया ना, तो म्यू एस की तो कोई औकात नहीं, म्यू के की औकात है, म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की औकात है। अब समझ रहा है बात को, अब म्यू एस है या नहीं हमें क्या मतलब, हमें मतलब नहीं, ठीक है, हमें मतलब नहीं, ठीक, हमें तो म्यू के से मतलब होगा, इससे मतलब है। आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं। हमें अब म्यू एस से मतलब नहीं, क्योंकि रुका थोड़ी ना हुआ है, स्टैटिक थोड़ी ना, अब तो चलता आ ही रहा है नीचे, ठीक बात है ना। तो हमें मतलब होगा म्यू के से। और अब डायनामिक्स देखें अगर इसके ऊपर के कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं, तो आओ देखते हैं, आओ देखते हैं भाई। बच्चे नीचे की तरफ mg होगी, हां सर बिल्कुल होगी, उसी का एक कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट ऐसा ऐसा होगा, है ना। जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और ये mg है तो ये बनेगा mg cos थीटा, और ये बनेगा mg sin थीटा। सही है कि नहीं। अब mg का कोई वजूद नहीं है क्योंकि दो टुकड़े हो चुके, एक mg cos थीटा, एक mg, बढ़िया, बहुत ठीक, बढ़िया। इसके अपोजिट नॉर्मल तो रहेगा भाई, टच तो हो रहा है ना, है ना भाई, टच तो हो रहा है ना सरफेस से, तो नॉर्मल तो रहेगा, रहेगा सर बिल्कुल रहेगा।
बिल्कुल रहेगा, ये रहा नॉर्मल एन, ठीक है, एन ये रहा। अच्छा अब एक बात बता, फ्रिक्शन काम करेगी क्या? करेगी, लेकिन काइनेटिक वाली, स्टैटिक वाली नहीं, लिमिटिंग वाली नहीं। वो बाय बाय बोल गई, रिजाइन देके चली गई अपने घर, उसने इस्तीफा दे दिया भाई। अब काम करेगी काइनेटिक, और काइनेटिक कहां लगेगी बेटा? पीछे, ऐसे। यही दिखा देता हूं क्योंकि सबकी सबकी पूंछ मिला रहा हूं मैं एक तरीके से, है ना, तो मैं यही दिखाता हूं। वैसे तो सरफेस पे लगती है, यहां लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। एफ के, एफ एल नहीं, एफ के पीछे लग रही है, एफ के, क्योंकि ये मोशन करता नीचे आ रहा है। आपको बदलनी पड़ेगी फ्रिक्शन। रुके की फ्रिक्शन अलग है, चलते की फ्रिक्शन अलग है भाई, मैंने आपको बताया हुआ है ये, तो आपको ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं कर देनी, ठीक है। चलिए डायनामिक्स समझ में आ गई क्या क्या है। एक बार वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर लें, क्योंकि ना तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा नॉर्मल की दिशा में, ना ही वेज में धस रहा है, ना ही इंक्लाइंड प्लेन के अंदर घुस रहा है mg cos थीटा की वजह से, तो ये दोनों बैलेंस्ड हैं। बैलेंस्ड है तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम स्थापित हो रखा है ना। वर्टिकली इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस कैसे लिखी जाएंगी मालिक? कैसे लिखें सर? ऊपर n है और उधर mg cos थीटा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या हॉरिजॉन्टली भी इक्विलिब्रियम है क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या हॉरिजॉन्टली भी इक्विलिब्रियम? नहीं, हॉरिजॉन्टली तो ये डोमिनेट कर रही है, तभी तो एक्सेलरेट होके नीचे आ रहा भाई, तभी तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, हां की ना? तभी तो एक्सेलरेशन हो रही है नीचे, यस और नो? हां, इसका मतलब ये फोर्स बड़ी है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायनामिक्स देखें तो बड़ी माइनस छोटी यानी एफ नेट इज इक्वल टू एम ए करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, हाँ या ना बोल। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक तरफ को फोर्स डोमिनेट है, बड़ी माइनस छोटी। अच्छा बड़ी कौन सी है फिर? सर बड़ी है एम जी साइन थीटा। क्या बात है भाई। छोटी कौन सी है? सर छोटी है एफ के। ओके, एम ए, बढ़िया, सही लिखा है बिल्कुल। एफ के को खोल ले। अब एफ के क्या होता है बता बेटा, एफ के क्या होता है? सर एफ के होता है म्यू के एन। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अब 1 की वैल्यू, 1 से n की वैल्यू पुट करके यहां डाल दे, है ना। पुट यूजिंग इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू डाल दे। आजा, नीचे वाली फोर्स mg साइन थीटा, उल्टी तरफ खींचने वाली फोर्स म्यू के n इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन निकालने का प्रयास कर रहा हूं। mg साइन थीटा माइनस म्यू के, n की जगह पे क्या पुट करेंगे? mg cos थीटा, mg cos थीटा इज इक्वल टू एम ए। समझ गए ना? तो ये ऐसे डायनामिक्स काम कर रही है कि नीचे लाने वाली जो फोर्स है वो ये है, काटने वाली जो फोर्स है वो ये है, और बराबर बन जाएगी एम ए के। यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं बेटा, है ना। एम 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 तीनों जगह से काट दिया मैंने, तो एक्सेलरेशन क्या बन गई? जी साइन थीटा। वैसे जी साइन थीटा होती है ना, याद है आपको? याद है जब स्मूथ सरफेस होता है, जब स्मूथ सरफेस होता है तो एक्सेलरेशन होती है जी साइन थीटा। लेकिन बेटा रफ सरफेस अगर होगा तो जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा भी आपको, म्यू के जी कॉस थीटा भी आपको साथ में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड रफ प्लेन। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? देख लो एक बार, जरा देख लो, हजम कर लो। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, कोई बात नहीं बेटा। एक बॉडी थी जो नीचे एक्सेलरेट होती हुई आ रही थी, मतलब रिपोज तो पार हो चुका कब का। अब जितनी भी फोर्सेस हैं उनको, उनका हम डायनामिक्स लिख लेते हैं, यानी सारी फोर्सेस को आमने सामने रख देते हैं। नीचे mg, इधर n और पीछे फ्रिक्शन, यही 3 फोर्स है मोटी मोटी।
धरती नीचे खींच रही होगी, सरफेस ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा और पीछे की तरफ रफ है तो फ्रिक्शन भी लग रही होगी इंटरलॉकिंग की वजह से। इस mg के दो टुकड़े कर लिए, एक mg sin थीटा, एक mg cos थीटा, और ये थीटा सेम होते हैं, आप जानते हो। n mg cos थीटा बराबर हो गए क्योंकि इक्विलिब्रियम स्थापित हो रहा है, ना तो ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा, ना यहां को धस रहा, ना धस रहा है ना हवा में उड़ रहा है, तो बराबर कर दिए। लेकिन वर्टिकली तो बैलेंस हो गई है, हॉरिजॉन्टली बैलेंस नहीं हो पा रहा। हॉरिजॉन्टली ये वाली फोर्स डोमिनेट कर रही है, mg sin थीटा इज डोमिनेटिंग fk, तो मैंने उसको माइनस करके ma के बराबर लिख दिया, लिखना ही चाहिए था। अब fk को उठा के म्यू के n रख सकते हैं और n उठा के यहां से यहां पुट कर दिया और m डिवाइड कर दिया, मास डिवाइड कर दिया सब जगह पर, तो एक्सेलरेशन जो है वो निकल के आ गई है। ठीक है, हजम कर लो जल्दी जल्दी। डन है बेटा। और एक बात ध्यान रखना, ये तभी है जब थीटा बड़ा होगा थीटा आर से, है ना। रिपोज से आपका एंगल बड़ा होना चाहिए, तभी ये सब काम करता है ना। और अगर मैं आपसे ये कहूं इफ थीटा, हाँ जी, इफ थीटा लेस देन थीटा रिपोज, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? चैट ऑन कर रहा हूं, आंसर दो। चैट ऑन कर रहा हूं, आंसर दो। अगर एंगल रिपोज से छोटा हुआ तो एक्सेलरेशन, ये तभी है जब रिपोज से बड़ा हुआ, पर रिपोज से छोटा हुआ तो शाबाश मनीष राणा ने सबसे पहले और सबसे तेज आंसर दिया, 0 होगी। गुड 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 गुड, सभी को गुड। बात समझ में आई। ठीक है, अपने हाथ से लिख के देखना, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो है ही है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा है, अपने हाथ से जरूर लिख के देखें कम से कम 2 बार। ठीक है, बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है। एक सवाल मॉड्यूल का देख लेते हैं। ठीक है, मॉड्यूल का एक सवाल देखो, कह रहा है कि एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है एक इंक्लाइंड प्लेन का 60 डिग्री। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 10 kg बॉडी ऑन इट एंड इट सरफेस इज 0.2, जी दिया हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डाउन द प्लेन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको बताना है। तो आप जानते हो सीधा सीधा कि एक्सेलरेशन मेरे हिसाब से आपको याद हो गई होगी, नहीं हुई है क्या? आओ कर लेते हैं साथ साथ। बेटा जी साइन थीटा तब होती है जब स्मूथ सरफेस होता है, पर ये तो रफ है, ये देखो ये तो रफ है ना। तो इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा म्यू के जी कॉस थीटा से, है ना। चाहो तो जी कॉमन भी ले सकते हो आप, कुछ बच्चों को अच्छा लगता है ऐसे लेना, तो साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए पुट कर लेते हैं, जी को 10, थीटा कितना है बेटा 60 डिग्री, म्यू कितना है 0.2 और कॉस का भी 60 डिग्री, कितना निकल के आया? साइन 60 होता है बेटा √3/2 शायद से, है ना, और कॉस 60 होता है हाफ। तो ये इससे कट गया, 0.1 रह गया ये, है ना। और 10 √3 को लिख सकता हूं 1.732, है ना, और ये चला जाएगा यहां पे 2 डिवाइड बाय 2, और देखो ध्यान से 1.7 बड़ा है, हाँ नहीं 0.2 आएगा, सॉरी, है ना। 1.732 माइनस ये 0.1 था, 2 से 2 कट चुका था, ये 2 भी यहां चला गया, तो ये 0.2 डिवाइड बाय 2 हो गया, है ना, सही है। 1.7 में से 1.2 गया तो 1.5 बचेगा, तो ये 10 इंटू 1.5 अपॉन में 2 काटा तो 5 और 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए। है क्या कहीं पे? हाँ, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, आसपास थोड़ा मैच कर रहा है ना, क्योंकि मैंने आसपास ही लिया है ना इसको। 1.732 को सीधा सीधा 0.2 कर दिया, 1.71 होता यहां पर ये, है ना, 1.71 होता, है ना, 1.71 होता, और 17 पंजे, हाँ ठीक है, बिल्कुल, मतलब आसपास ही आंसर है, चल जाएगा। ठीक है ना, मॉड्यूल का आंसर था भाई ये, ठीक है, बाकी कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो इसको। ठीक है जी, एक चीज और करवाते हैं आपको,
देखो बेटा, सपोज करो कि ये कोई मास है, यहां पुली है और यहां पे एक और मास है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम ऐसे आ रहा है नीचे को एक्सेलरेट करता हुआ, मतलब ये वाला मास भी नीचे को एक्सेलरेट कर रहा है और ये वाला मास राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ऐसे, ठीक। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, है ना। तो दो मास हो गए, दो मास हो गए, एक मास 1 एक मास 2, और ये पूरा सिस्टम इस तरफ को आ रहा है, ठीक। तो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है आपने, और इस बार सरफेस जो है वो रफ है, स्मूथ नहीं है। दिस टाइम सरफेस इज रफ, ठीक है। तो रफ सरफेस है। डायनामिक्स कैसे कैसे लिखे जाएंगे भाई, आओ इस M2 के लिखते हैं पहले, तो अलग से ले लो इसको, फिर इस M1 के भी लिखेंगे, इसको भी अलग से ले लो, ठीक है। चल, ये M2 है, नीचे की तरफ कौन सी फोर्स आएगी बेटा, M2G। ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स आएगी, टेंशन आएगी। देख टेंशन है, यहां पे रस्सी है ना, टेंशन है, ऊपर की तरफ टेंशन आएगी, बस। और भी कोई फोर्स, ये सरफेस से लगा हुआ नहीं है तो फ्रिक्शन इस पर तो नहीं लगेगी, इस पर जरूर लगेगी लेकिन, है ना। आओ देखो, ये है फर्स्ट बॉडी, इसे इस तरफ कौन खींच के ले जा रहा है, तो भाई टेंशन खींच के ले जा रही है, टी, ठीक है ना। और पीछे की तरफ भी कोई है क्या रोकने वाला, यस सर, Fk है पीछे, पीछे फ्रिक्शन लग रही है। क्या बात समझ में आई ना। इसके बावजूद भी ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो बताओ इक्वेशन कैसे लिखी जाएंगी। इक्वेशन लिखनी आपको आती है, एफबीडी बना के मैं दे दूं, इक्वेशन आप खुद से भी लिख सकते हो ना, ये करना आपको आता है ना। बड़ा माइनस छोटा ही तो करना यार। देख, टी माइनस एफ के इज इक्वल टू M1A, सही। इसको लिखेंगे तो M2G, है ना, माइनस टी इज इक्वल टू M2A। यहां से आप दो इक्वेशन दो वेरिएबल करके भी निकाल सकते हो चाहो तो, नहीं तो मैंने आपको एक तरीका और भी सिखाया हुआ, कौन सा वाला, वो RDX, है ना। ये तो तरीका है ही है, ये तरीका तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाला ही है। देखो ना, एक वेरिएबल टी हो गया, एक वेरिएबल ए हो गया, टी हो गया, ए हो गया, बाकी सबकी वैल्यू आपको पता होगी, M2 पता होगा, है ना। एफ के भी निकाल सकते हो म्यू एन से, म्यू एन को एन की जगह mg पुट कर देना, वो आपको पता है कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा लिख दूं, थोड़ा सा लिख देता हूं, ला। टी माइनस एफ के कैसे लिखेगा बेटा, म्यू के एन इज इक्वल टू M1A, है ना। और टी माइनस म्यू के एन की जगह पर क्या लिखेगा, M1G। समझ रहा ना M1G क्यों लिखा, क्योंकि देख नॉर्मल यहां कहां लग रहा था, देख देख ध्यान से देख, नॉर्मल यहां लग रहा था ऊपर, और M1G कहां था, नीचे। M1G यहां भी ऐसा ही था, नीचे M2G, पर M2G यहां पे एक्सेलरेटिंग फोर्स है। टेंशन कहां है, टेंशन ऊपर है, यहां इस जगह पर टेंशन है और इस जगह पर भी टेंशन है, ठीक है। और फ्रिक्शन कहां है भाई, फ्रिक्शन सिर्फ इसके पास है, वो भी पीछे की तरफ, एफ के, ठीक है ना। तो ये एन को मैंने M1G पुट किया है, यहां पर देख, एफ के को म्यू के एन लिखा, एन की जगह पर M1G पुट कर दिया, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हो। अब देख, दो इक्वेशन दो वेरिएबल दिख रहे हैं ना, म्यू के की वैल्यू फिक्स होगी, पता होगी आपको, M1 मास M2 मास आपको दे रखे होंगे, ठीक है ना। तो कुछ दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना। एक ये इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई, दोनों निकाल सकते हो, चाहो तो टेंशन भी निकाल लो, एक्सेलरेशन भी निकाल लो, दोनों निकल के आ सकते हैं। पर मैंने आपको एक RDX का तरीका भी सिखा रखा है, आओ वो भी देखो। RDX के हिसाब से कैसे चलना है भाई, एक्सेलरेशन निकालनी है ना नेट, तो एफ नेट चाहिए एक्सटर्नल डिवाइड बाय पूरे सिस्टम का मास। चलो जी फटाफट से बता दो कौन कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम पर लग रही है। सबसे पहले तो भाई इस पूरे को एक बॉडी मानो, ये पूरी एक बॉडी है, ठीक। तो बाहरी फोर्सेस कौन कौन सी हैं सर, एक तो भारी फोर्स ये है M2G, और दूसरी भारी फोर्स ये रही Fk जो लड़ रही है इससे, M2G से। बात सही है कि नहीं, मुझे एक बार बता, इसको नीचे लाने वाला कौन, M1G है क्या, M1G इसको नीचे लेके आ रही है, पगले कहीं के M2G ला रही है यार। और रोक कौन रहा है, वो Fk बैठा लड़ने यहां, समझे ना। अगर ये स्मूथ होता तो Fk ना होता, फिर सिर्फ और सिर्फ M2G ही एक्सटर्नल फोर्स होती। अब ऐसा नहीं है, M2G की लड़ाई होगी Fk के साथ। आ जाओ देखो, भयंकर युद्ध चलने वाला भाई। Fnet में बड़ा कौन, M2G, क्योंकि वो नीचे ला पा रही है, और छोटा कौन, Fk, क्योंकि नहीं ला पा रही है, अपोज कर रही है उसको।
और पूरे सिस्टम का मास क्या है बेटा, m1 प्लस m2। समझ गए ना? Fk को पुट कर लो। Fk क्या पुट करोगे, म्यू के एन यानी म्यू के m1g, म्यू के m1g यहां पे पुट करना, m2g माइनस म्यू के m1g अपॉन में m प्लस m2। ये एक्सेलरेशन दे देगा आपको, ये एक्सेलरेशन आपको दे देगा। समझे क्या बात को? तो RDX से भी कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको। ठीक है जी, हजम कर लो एक बार जरा। ठीक है, इस कंडीशन को एक बार जरा हजम कर लो जल्दी से। ठीक है ना भाई? और टेंशन भी आप निकाल सकते हो इजीली, है ना? निकल सकती है ना भाई टेंशन भी। ठीक है, टेंशन भी निकालनी है भाई। ओके, इसको ट्राई करना, होमवर्क है। आओ थोड़ी सी थ्योरी की बातें भी करते हैं। सवाल बड़ा कॉमन है, कहते हैं कि जब हम नॉर्मली वॉक करते हैं ग्राउंड पे, जब हम चलते हैं ग्राउंड पे, तो फ्रिक्शन हमारे पैर पर पीछे एक्ट करती है। ट्रू या फॉल्स? फ्रिक्शन हमारे पैर पर, फ्रिक्शन हमारे पैर पर बैकवर्ड एक्ट करती है, फ्रिक्शन हमारे पैरों पर पीछे लगती है। ट्रू या फॉल्स? थम्स अप करना अगर आपको ये ट्रू लगता है, और फॉल्स लगता है तो थम्स डाउन करना। देखते हैं क्या मारते हो। हाँ जी, देखते हैं क्या आंसर मारा आपने। 83% बच्चों ने ट्रू मारा है और आंसर फॉल्स है। आओ बताता हूं कैसे। आओ देखो भाई, फ्रिक्शन हमारे पैरों पे आगे लगती है जब हम चलते हैं, तो जब हम वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन हमारे पैरों पर आगे लगती है। मैं समझाता हूं कैसे, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा जरा ध्यान से, मैं समझाता हूं कैसे। देखो बेटा, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। आप इस सरफेस पर वॉक करना चाहते हो, माने चलना चाहते हो, तो आपका ये बॉडी है, ठीक है ना, ये आपका एक पैर है, ठीक है, और ठीक है जी, आप इसमें वॉक करना चाहते हो ना, है ना? तो होता क्या है कि जब हम वॉक करते हैं, आपने देखा होगा कभी हम वॉक करते हैं तो हम अपना एक पैर उठाते हैं हवा में और दूसरा पैर हमारा जमीन पे होता है, ऐसे ही है ना? फिर हम उस पैर को रख लेते हैं, फिर ये वाला उठाते हैं, राइट वाला, और तब तक लेफ्ट वाला जमीन पे ही होता है। कुछ ऐसे ही चलते हैं ना, ये देखो, ये देखो कैसे चलते हैं। चाल देखना जरा, चाल देखना, ये यहीं पे जमा हुआ, ये आगे बढ़ गया, फिर इसको उठा करके यहां रखते हैं, तब तक ये जमा रहता है, फिर इसको उठा के यहां रख लेते हैं, ये जमा रहता है, फिर ये आगे बढ़ता है। ऐसा ही होता है ना? फिर से देखो, फिर से देखो, मैं दोबारा चल के दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो, ये वाली उंगली देखना और ये वाली उंगली देखना, दोनों की चाल देखना। ये रखा हुआ है तो ये आगे बढ़ रहा है, ये जमा हुआ तब तक, ये वाला जमा हुआ है, ये आगे बढ़ रहा है, फिर ये जम गया तो ये आगे बढ़ रहा है, उठा के यहां रख दिया, फिर ये जम जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, फिर ये जम जाएगा, ये आगे बढ़ेगा। आप देख रहे हो? मतलब आप ऐसा सोचते हो कि फ्रिक्शन पैर पे पीछे लगेगी। बेटा, फ्रिक्शन पैर पे पीछे तब लगेगी जब जूता या पैर जमीन के रिस्पेक्ट में आगे चलेगा। जमीन के रिस्पेक्ट में तो वो रुका हुआ है, जमीन के रिस्पेक्ट में तो वो रेस्ट पे है। अब बात को समझ रहे हो? आगे कब चलेगा, मतलब फ्रिक्शन पीछे कब लगेगी? जब आप आगे की तरफ सरकोगे,
पर वो तो हो नहीं रहा यहां पर। आप क्या कर रहे हो, आपने तो ये वाला पैर उठाया यहां रख दिया, फिर इसको उठाया यहां रख दिया, फिर इसको उठाया यहां रख दिया, फिर इसको उठाया यहां रख दिया। आप समझ रहे हो? हां, अगर मैं ऐसा बोलता ना, अगर ऐसा बोलते कि भाई तुम आयो शाहरुख खान बन करके, है ना, और अपने घुटने मोड़ करके ऐसे हाथ फैला के घुटने मोड़ के जा रहे हैं जी, है ना, स्लाइड मार रहे हैं ऐसे, देखो दोनों टांगे यहां हैं और स्लाइड मार के आगे जा रहे हैं, ठीक है, स्लाइड मारते हुए आगे जा रहे हैं, ये तो वॉक है, ये तो वॉक है, ये तो एक पैर का उठाना दूसरे का रखना फिर उठाना फिर रखना, ये तो स्लाइडिंग हो रही है ना। आप घुटने टेक करके आप है वो रगड़ते हुए जा रहे हो, अगर रगड़ते हुए जाओगे तो बेटा फिर तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी, फिर तो घुटने वुटने छिल जाएंगे बेटा अच्छे से, है ना, पैंट भी फट सकती है ठीक है ना। अगर आपको शौक है डांस करने का कि भाई डांस करते हो जाएंगे हम, है ना, और जैसे ही आप लोगों आपने दोनों घुटने टिकाए, है ना, और आप स्लाइड करने चालू हो गए मान लो, है ना, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी, नो डाउट। आप आगे बढ़ोगे तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी, लेकिन इस केस में फ्रिक्शन पीछे नहीं लगेगी, फ्रिक्शन आगे लगेगी। कैसे सर, कैसे आगे लगेगी? मैं समझाता हूं। देखो फ्रिक्शन किस तरीके से काम करती है, इसका थ्योरी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने फ्रिक्शन के खत्म होते होते भी गलत आंसर दिया है। इसका मतलब आप फ्रिक्शन को पूरी तरीके से ठीक से समझते नहीं हो अभी। बेटा फ्रिक्शन काम करती है टेंडेंसी ऑफ मोशन के अगेंस्ट। मैं दोबारा बोलता हूं, फ्रिक्शन काम करती है मोशन की टेंडेंसी के अगेंस्ट। होता क्या है कि जब भी ये पैर धरा जाता है ना, है ना, जैसे इसको चलो रखे रहने देते हैं, है ना, जैसे ये पैर आप रखते हो ना, तो पैर की टेंडेंसी होती है आगे स्लिप खाने की। आप बात को समझना, है ना, मतलब जैसे हम चल रहे होते हैं, ऐसे 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 चल रहे होते हैं, है ना, हम ये चल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना, तो हम अपने पैर से पुश कर रहे होते हैं ग्राउंड को पीछे। ये बात जानते हो ना आप? ये बात जानते हो कि नहीं जानते? हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, ग्राउंड हमको आगे पुश करता है। ऐसा सुना है ना आपने? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही है ना, कि आपने ग्राउंड को पीछे पुश किया, ग्राउंड ने आपको आगे पुश किया। इसमें कोई शक नहीं है, एकदम सही है। लेकिन फ्रिक्शन के टर्म्स में बात करें अगर, तो आप ग्राउंड को पुश करते हो पीछे, तो आपका पैर किस तरफ जा रहा है? पीछे। आप स्लिप किधर खा सकते हो? पीछे। आप स्लिप कहां, फिसल कहां सकते हो? पीछे। आप स्लिप कर सकते हो पीछे, इसलिए फ्रिक्शन लगती है आगे, आपको स्लिप होने से बचाती है, आपको स्लिप होने से बचाती है। आपका पैर पीछे की तरफ टेंडेंसी रखता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, जो फुट है ना, जो पैर है ना, वो पीछे की तरफ स्लिप खाने की टेंडेंसी। क्यों टेंडेंसी रखता है पीछे की तरफ? क्यों स्लिप खाता है पीछे की तरफ? स्लिप खाता है क्योंकि वो पैर से पीछे ग्राउंड को पुश कर रहा होता है। ये देखो, इधर देखो, ध्यान से देखना, ये पैर पीछे पुश करना चाह रहा है, ये मान लो पैर है, ये दोनों पैर है, ये पुश करना चाह रहे हैं पीछे सरफेस को, ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि पुश हो जाए। इसको पुश करना चाह रहे हैं, और जब ये पुश करते हैं ना इसको पीछे, तो टेंडेंसी होती है पीछे स्लिप होने की, पीछे स्लिप होके ऐसे गिर जाए, मुंह लगेगा सामने, मुंह लगेगा सीधा जमीन पे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये चाहता है सरफेस को पीछे पुश करना, पीछे को पुश करना, तो स्लिप कहां खा सकता है? पीछे की तरफ। पैर स्लिप कहां खा सकता है? पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन बोलती है तेरे को पीछे स्लिप खाने नहीं दूंगी, तेरे पैर को पीछे स्लिप होने नहीं दूंगी। स्लिपिंग टेंडेंसी पीछे की तरफ है, स्लिपिंग टेंडेंसी बैकवर्ड है, स्लिपिंग टेंडेंसी इज बैकवर्ड, क्योंकि आप फ्लोर को पीछे पुश करते हो। यह बात सच है कि नहीं? मुझे बताओ, थर्ड लॉ पढ़ा था ना साथ में, हमने थर्ड लॉ पढ़ा था, तो हमने ये चीज पढ़ी थी ना कि हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, ग्राउंड हमको आगे पुश करता है। ऐसी बातें सुनी है ना आपने? तो वही तो आ गया, अब वही तो आ गया। आप ग्राउंड को पीछे पुश करते हो तो स्लिपिंग टेंडेंसी पीछे की तरफ है, पर फ्रिक्शन बोलती है, क्योंकि वो इंटरलॉकिंग करके रखती है, वो बोलती है नहीं बेटा, तुझे मैं पीछे गिरने नहीं दूंगी, तेरे पैर को मैं पीछे स्लिप नहीं होने दूंगी, मैं तेरे पैर पे आगे लगूंगी। और जब ये आगे लगती है तो हमको आगे की तरफ पुश मिलता है, फ्रिक्शन की वजह से हमको आगे पुश मिलता है। फ्रिक्शन ना हो तो हम खड़े खड़े हमारे पैर स्लिप कर जाएं, है ना। वो देखा होगा आपने कि भाई बहुत सारा साबुन वाबुन गिरा हुआ है ना, और उसमें पैर जो है वो ऐसे हो रहे हैं, कार्टून वार्टून में दिखाते ना, ऐसे ऐसे होते रहते हैं पैर, ठीक है ना, बंदा फिसलता ही रहता है, उसके ऊपर खड़ा स्लिप हो रहा होता है और बैलेंस बना रहा है ऐसे। तो ये हो रहा होगा अगर फ्रिक्शन ना हुई तो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए रफनेस
सरफेस में अगर होगी तो फ्रिक्शन आपको आगे की तरफ मिलेगी और वो स्लिपिंग टेंडेंसी से आपको बचाती है। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर, सेव्स अस फ्रॉम स्लिपिंग। और यही तो काम है फ्रिक्शन का, हमें फिसलने से बचाना। तो इसलिए वो आगे लग के बचाएगी ना, क्योंकि स्लिपिंग टेंडेंसी पीछे है, पीछे को फिसलना चाहता है तो उसके लिए वो अपोजिट लग के ही बचा पाएगी, तो इसलिए आगे लग के वो बचाती है। होपफुली आपको बात समझ में आई हो। हाँ, स्लाइड कर रहे हो फिर कोई दिक्कत नहीं, स्लाइड करो तो तुड़वाओ घुटने अपने, छिलवा लो घुटने अपने, है ना, पैंट भी फड़वा लो अपनी, जूता भी फड़वा लो अपना, है ना, तब तो फ्रिक्शन बोलेगी तुम्हारी ऐसी की तैसी सब फाड़ दूंगी मैं, चोट भी लगेगी, खून भी आ जाता है ऐसी हरकतें करोगे तो। लेकिन चलने में कोई दिक्कत नहीं है, चलने से वो आपको बचा लेगी। समझ में आया होगा होपफुली। ये बड़ा फेमस सवाल है, 9th क्लास में भी था, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मैं बोलता ही नहीं हूं, पर स्कूल में ऐसे ही पढ़ा जाता, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। उसमें ये बोलते हैं कि भाई घोड़ा है और बग्गी है, घोड़ा बग्गी के बीच में टेंशन फोर्स होती है। आपको ये बात पता है, मैं बना के दिखा देता हूं भाई, है ना, बना के दिखाता हूं। ये रही बग्गी, है ना, ये रहा घोड़ा, टांग टांग, बॉडी टांग टांग, मुंह, वाह भाई क्या घोड़ा है यार, क्या घोड़ा बनाया ना, मस्त घोड़ा बनाया एकदम, है ना। लो भी थोड़ा ठीक कर देता हूं इसको, अब ठीक हो गया अब सही है, बढ़िया। काम की बात लो ना यार तुम देख, इन दोनों के बीच में रस्सी बंधी हुई है ना, टेंशन होगी, यानी कि सही बात है ना, इन दोनों के बीच में क्या होगी, टेंशन। तो लोग कहते हैं यार ये टेंशन तो कट जाएंगे आपस में, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, हॉर्स पुल्स द कार्ट, कार्ट पुल्स इट बैकवर्ड। भाई घोड़े ने गाड़ी को खींचा, गाड़ी ने घोड़े को पीछे खींच दिया, ऐसा ही तो हुआ है ना। तो फिर क्यों आगे बढ़ रहा है, फिर क्यों कार्ट आगे बढ़ रही है। देखो ना भाई, कार्ट ने ये वाली टेंशन घोड़े पे पीछे लगाई, घोड़े ने ये वाली टेंशन कार्ट पे आगे लगाई, तो दोनों ऐसे जाएं और टकरा जाएं आपस में, कार्ट पीछे से आए, घोड़ा पीछे हो जाए, कार्ट आगे हो जाए, धम टक्कर हो दोनों के बीच में। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कभी आपने देखा ऐसा होता हुआ क्या है कि घोड़ा बग्गी को आगे बढ़ाना चाह रहा है, या बैलगाड़ी देखी होगी आपने, वो आगे बढ़ाना चाह रहा है और बैलगाड़ी आकर के जो वो क्या बैल है उसके पीछे घुसी आकर के, और या तो बैल उसके पीछे आगे घुसा। ऐसा नहीं होता, दोनों आपस में कोलिजन करते हैं क्या, नहीं करते। क्यों नहीं करते पता है, फ्रिक्शन बचा लेती है, फ्रिक्शन बचा लेती है। कैसे, मैं समझाता हूं। सेम कहानी है, बिल्कुल सेम कहानी है। घोड़े का भी पैर पीछे को ग्राउंड पुश करना जानता है, बेशक से वो न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं पढ़ता, उसकी ऐसी ऑनलाइन क्लास नहीं लगती होगी घोड़े की, गधों की तो लगती है, घोड़ों की नहीं लगती बेटा ऐसी क्लास। तो समझ गए ना, ऑफेंड हो जाना थोड़ा ठीक है। तो ये जो घोड़े के पैर हैं, ये घोड़े के पैर जमीन पर, ग्राउंड पर किस तरफ फिसलने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि ये फोर्स पीछे लगा रहे हैं, तो पैरों पर टेंडेंसी है पीछे को फिसलने की, ऐसे 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 यूं गिर जाए, ऐसे ऐसे करता हुआ गिर जाए, है ना। तो पीछे की तरफ टेंडेंसी है स्लिप मारने की, पीछे की तरफ टेंडेंसी है स्लिप मारने की, है ना। तो स्लिपिंग टेंडेंसी पीछे है, स्लिपिंग टेंडेंसी पीछे है, तो फ्रिक्शन कहां काम करेगी बेटा, फ्रिक्शन पैरों पर आगे लगेगी, फ्रिक्शन पैरों पर आगे लगेगी। बस उस फ्रिक्शन के सहारे ही घोड़ा भी आगे बढ़ रहा है, और ओवरऑल एक बॉडी बन करके ये घोड़ा बग्गी दोनों आगे बढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन के साथ। एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है ना। सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर यही सच है, यही सच है। स्लिपिंग टेंडेंसी को कट करना चाह रहे हैं, स्लिपिंग टेंडेंसी को हटाना चाह रहे हैं, और ये फ्रिक्शन ही कर सकती है आगे लग करके, इसलिए आगे बढ़ती है। समझ में आया ना। ऐसे ही पहिए के साथ भी है, पहिया भी देखो सरफेस पर होगा ना, पहिया भी सरफेस पर होगा ना, तो स्लिप खाना चाहेगा पीछे को, ऐसा समझिएगा आप बात को। इसका जो ये वाला पॉइंट है ना, ये भी स्लिप, क्योंकि पुश करना चाह रहा है, अरे ग्राउंड को पीछे पुश करना चाह रहा है ना, तो ये भी स्लिप खाने की टेंडेंसी रखता है पीछे। तो फ्रिक्शन इस पहिए पर भी कहां लगेगी, आगे। इस पहिए पे भी फ्रिक्शन कहां लगेगी, आगे। तो पहिया भी आगे की तरफ सपोर्ट देगा, आगे बढ़ेगा। तो ये कहानी है, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें समझ में आई आपको, है ना। देखो लिखा भी हुआ यहां पर, पढ़ो एक बार। इन ऑर्डर टू पुल द कार्ट, कार्ट को खींचने के लिए हॉर्स पुश करता है ग्राउंड को विद इट्स फुट
इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय प्रेसिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को पीछे की तरफ प्रेस करता है. As a reaction of this force, the ground pushes the horse in the forward direction. As a result of the cart is pulled by the horse in the forward direction. हाँ, एक्शन का रिएक्शन तो हो ही रहा है, पर ये रिएक्शन के फॉर्म में जो चीज मिल रही है, वो जो कॉन्टैक्ट फोर्स बन रहा है, वो फ्रिक्शन का कॉन्टैक्ट फोर्स है. ठीक है ना. स्लिपिंग टेंडेंसी को अवॉइड करने के लिए ऐसा होता है. ठीक है जी. बस फिर बहुत है, बहुत है. फ्रिक्शन इतना काफी है, जितना मैंने पढ़ाया बहुत है. इससे ज्यादा फ्रिक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको क्लास 11वीं के अंदर, अगर आप स्कूल लेवल पर पढ़ाई कर रहे हो तो, है ना. इससे ज्यादा आपको पढ़ाया भी नहीं होगा स्कूल में. ठीक है ना. मैं कुछ ज्यादा ही पढ़ा देता है स्कूल लेवल से. ठीक है ना. लेकिन हाँ, मैं सवाल भी आपको फिर नीट लेवल के करवाता हूं, फिर कंटेंट भी नीट लेवल का देना ही पड़ता है मुझे, और मैं देता ही रहूंगा आगे भी. ठीक है जी. तो आपके लिए होमवर्क यही है कि भाई आप सभी नोट्स लिखें सोने से पहले, बहुत जरूरी है. ठीक है. रिविजन करते रहें भाई, क्योंकि आप लोग का मिड टर्म एग्जाम पास आ ही गया है ना. तो 4 चैप्टर हमने पूरे कर लिए लगभग. एक सर्कुलर डायनामिक्स की है लेक्चर, जो मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा, और जल्दी ही मिल जाएगा आपको. मंडे ट्यूसडे में मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, वेडनेसडे नहीं आने दूंगा. ठीक है ना. मंडे ट्यूसडे में रिकॉर्ड कर दूंगा. जिन बच्चों के एग्जाम है वो दें और नक्की हो भाई. ठीक है. और वर्क पावर एनर्जी उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट चैप्टर हमारा WP होगा, वो भी अच्छा खासा चैप्टर है. जितना जितना NLM बड़ा है ना, उतना तो बड़ा नहीं है, लेकिन कोई छोटा भी नहीं है. अच्छी खासी लेंथ का चैप्टर है अगला भी, वर्क पावर एनर्जी. ठीक है ना. तो नोट्स रिवीजन और क्वेश्चंस रीट्राई प्लस DPP भी मैंने दिया आपको, तो ये ट्राई करनी है आपने. ठीक है जी. कुछ कहना हो तो आप कह सकते हो, आज के लिए इतना काफी है. कुछ कहना हो आप कह सकते हो, आज के लिए इतना काफी है. चला जाए, चला जाए. अगली क्लास कब होगी, नो आइडिया बेटा. हो सकता है आप लोग को अभी छुट्टियां मिल जाएं. ठीक है ना. हो सकता है आप लोगों की प्रिपरेटरी लीव्स जो होती हैं वो दे दी जाएं. ठीक है ना. बाकी मैं रिकॉर्डेड चीजें आपको देता रहूंगा. ठीक है. नया चैप्टर शुरू नहीं करवाऊंगा, मैं देखता हूं. ऐसा हो सकता है. नहीं भाई, मैं वीडियो कॉल नहीं कर रहा, प्लीज. नहीं नहीं, मुझे कतई कोई शौक नहीं है भाई बनियान वाले लड़के देखने का. मैं कतई भाई दूर रहता हूं मैं ऐसी चीजों से, है ना. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर एक तो मैं सर्कुलर डायनामिक्स का दूंगा. दूसरा हो सकता है कि प्रैक्टिस सेशन भी मैं आपको रिकॉर्डेड ही दूं, क्योंकि आपकी अब लाइव क्लास ना चले. कुछ दिन की आपको छुट्टी दी जाएगी प्रिपरेटरी लीव्स के लिए. ठीक है. बाकी मैं आपसे हाफ ईयरली मैराथन में जरूर मिलूंगा. ऑलरेडी मेरे पास शेड्यूल आ गया है. आप लोग को जो फॉर्म सर्कुलेट किया गया था, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ गई है, तो मैं हाफ ईयरली मैराथन में जरूर मिलूंगा. अभी 12th की है बेटा, संडे को, कल, मतलब कल ही संडे है ना. हाँ, तो कल 12th की है. उसके अगली बार जो कुछ दिनों के बाद आप लोग को शेड्यूल दे दिया जाएगा 11th की हाफ ईयरली मैराथन का भी. तो टेंशन ना ले, मिलते हैं मैराथन के अंदर भी, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैं दूंगा. तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय. भारत माता की जय. जय हिंद, वंदे मातरम.